हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। सेक्शन कंट्रोलर का भी एग्जाम हुआ था और इसकी आंसर की आई तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले जो बच्चों को दिक्कत हो रही थी एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में। वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो आप देख के जाएंगे अगर आरआरबी एनटीपीसी देने वाले हैं या और भी रेलवे के एग्जामिनेशन, अभी टेक्नीशियन है या कोई और एग्जामिनेशन है, उसमें भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप बेटर एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे इन 20 क्वेश्चंस के अलग से डाल दूंगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस की चारों शिफ्ट्स की कंपाइलेशन मैंने अलग से डाल दी है। मैथ्स का सेक्शन कंट्रोल में एक शिफ्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 इंटू में 4 लगभग हमारे पास 240 क्वेश्चंस थे। उनमें से कुछ सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं आपको कराने के लिए, और आपको मजा आएगा करने में। थोड़े अलग टाइप के भी दिखेंगे, हालांकि चीजें आप सभी लोगों को पहले पढ़ा रखी हैं तो उससे बाहर तो चीजें रेयरली जाती हैं। अगर मैं बात करता हूं कुछ लेटेस्ट वीडियो, जैसे एक एलसीएम एचसीएफ का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अभी इससे पहले ग्रुप डी की आंसर की आई थी तो उसके मैंने स्टेटिस्टिक्स के अच्छे क्वेश्चन कराए थे जिनमें बच्चों को दिक्कत आ रही थी। कंप्यूटर का कंप्लीट क्रैश कोर्स डाल दिया है। पॉलिटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको कल या परसों मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उसे। सचिन सर लेंगे। सचिन सर का इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा किस लेवल का वो आपको पढ़ाते हैं। और एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है जीके की क्रैश कोर्सेज की, वो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद से सोल्व करके देखना और फिर मेरे सॉल्यूशन पे आप जाना। एनटीपीसी के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो आप आरबी की वेबसाइट से ले सकते हैं, जिसके अंदर 30 टेस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। सेक्शन कंट्रोल में हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने सेक्शन कंट्रोल की टेस्ट सीरीज को यूज किया था, उनके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी आया है। रेलवे में हालांकि अभी हमारा चैनल इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है क्योंकि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया। रेलवे के मॉक्स भी पिछले साल से ही स्टार्ट किए थे। इस बार सेक्शन कंट्रोलर को मॉक भी दिया था और इन्होंने हमारे लिए कुछ चीजें लिखी कि मॉक से सर बहुत फायदा हुआ, कुछ बढ़िया सवाल आए थे जो डायरेक्टली हमने मॉक्स में मिल गए थे तो एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाए। सारी मेहनत इनकी ही है भाई। कोई बच्चा 100 में से 100 लेके आ रहा है तो उसने कितनी मेहनत की हुई आप लोग सब समझ सकते हैं, और एग्जाम डे वाले दिन कैसे चीजें चली होंगी वो समझ सकते हैं। बट यस, बहुत खुशी हुई है देख के जब इस तरह के मैसेज आते हैं आप लोगों के, सर आपसे पढ़ा या आपसे ये चीजें सीखी और उसके बाद हम पूरा स्कोर कर पाए। तो एक टीचर को क्या चाहिए एक स्टूडेंट से। ठीक है, तो यही हमारी गुरुदक्षिणा है भाई। प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। एनटीपीसी में पिछली बार प्री में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं थे, तो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन बाकी के रेलवे के एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस दिख जाते हैं तो हम करेंगे। ये सबसे कम बच्चे कर पाए थे। सिर्फ 4% लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया था एग्जामिनेशन में। 96% लोगों ने या तो छोड़ दिया था या फिर गलत आंसर मार्क किया था। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक हफ्ते में 5 कार एक्सीडेंट होते हैं तो हमें बता दो कि सेम डे अगर होने की उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे सर 7 दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट? 7 दिन होते हैं। पूरे हफ्ते में कितने एक्सीडेंट हुए? हमारे पास 5 एक्सीडेंट हुए। क्या मैं एक्सीडेंट 1, एक्सीडेंट 2, एक्सीडेंट 3, एक्सीडेंट 4 और एक्सीडेंट 5 कह सकता हूं? 5 एक्सीडेंट, क्या कोई लिंक है इनके बीच में? क्या ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है भाई 5 एक्सीडेंट एक साथ हो जाए, एक ही दिन हो जाए, या ऐसा हो सकता है अलग अलग दिन हो जाए? पहले एक्सीडेंट का क्या दूसरे एक्सीडेंट से कोई रिलेशन है? नहीं है भाई। दोनों ये सारी की सारी इंडिविजुअल एंटिटियां, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इन दोनों का एक एक्सीडेंट के दूसरे एक्सीडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये हमें समझ में आया। तो हमें कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बता दो कि सारे के सारे एक्सीडेंट एक ही दिन में हो। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? आप कहेंगे सर यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 7 डेज है। कोई भी एक एक्सीडेंट की अगर मैं A1 की बात करूं, से सपोज मैं मंडे की बात करता हूं, मंडे को होने की प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी रहेगी? आप कहेंगे सर 7 दिन है, 7 दिन में ये A1 कभी भी हो सकता था, तो मंडे की होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, ऐसी ट्यूसडे की होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/7, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी भी एक दिन को पकड़ लूं, हर एक दिन एक्सीडेंट 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या मेरे पास यहाँ पे 1/7 ही रहने वाली है। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है ना? अगर हर एक दिन एक्सीडेंट 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो ऐसे ही क्या एक्सीडेंट 2 होने की अगर मैं कहूं मंडे को प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप कहेंगे सर 1/7। एक्सीडेंट 3 की मंडे को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। एक्सीडेंट 4 की मंडे को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। और एक्सीडेंट 5 की भी मंडे को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई मंडे को बताओ
पांचों एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप कहते हैं सर ये होती। मैं आपसे कहता सर ट्यूसडे को बताओ इन पांचों एक्सीडेंट के एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो भी ये होती। तो वेडनेसडे की भी, थर्सडे की भी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मेरे पास कितने दिन थे? 7 दिन थे। सातों दिन पांचों के पांचों एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। हमसे पूछा कंबाइंड बताओ भाई, मंडे को सातों हो जाए या फिर ट्यूसडे को सातों हो जाए या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे, क्या लगा हुआ है? या तो आप या तो ये कर सकते हैं भाई, मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्यूसडे की सेम। ये मेरे पास मंडे की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/7 की पावर 5 है ना। ऐसे ट्यूसडे की भी 1/7 की पावर 5, वेडनेसडे की भी 1/7 की पावर 5, थर्सडे की भी 1/7 की पावर 5, फ्राइडे की भी 1/7 की पावर 5, सैटरडे की भी 1/7 की पावर 5 और संडे की भी 1/7 की पावर 5। क्या यही होगा? अब ये हो जाए या ये हो जाए या ये याद पूछा है तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में ऐड कर देते हैं। तो किसी भी एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7 बार हम सम करेंगे तो 7 कॉमन आ गया और 1/7 की पावर 5, तो ये वाली वैल्यू 1/7 की पावर 4 हो जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर होगा ये बस समझाने की दृष्टि से मैंने इतनी बड़ी कहानी लिख दी आपको, वरना ये सवाल 5 से 10 सेकंड का है अगर आपने इस तरीके की चीजें पढ़ रखी हैं। आप देखेंगे मैंने कहा भाई हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक एक्सीडेंट को एक पर्टिकुलर मंडे पे मान लो एक्सीडेंट 1 करवाना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। ऐसे ही मेरे पास ट्यूसडे को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/7। सॉरी, एक्सीडेंट 1 की मंडे की होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मंडे को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/7 की पावर 5 इन पांचों के पांचों एक्सीडेंट की। अब कितने दिन है? ऐसी मेरे को मंडे भी चाहिए, ट्यूसडे भी चाहिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 दिन है और मेरे को किसी भी एक दिन का पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी हो सारे एक्सीडेंट एक साथ हो जाए। तो 7 दिन है तो 7 बार सम करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और ये वाली वैल्यू 1/7 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। इसका अगर शॉर्ट ट्रिक आपको समझनी है तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, 1/7 कितने दिन है भाई मेरे पास? यहाँ पे 7 दिन थे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने होने हैं भाई? 5 होने हैं और उसमें से 1 कर दो कम। ठीक है, अगर यह पूछे कि किसी भी एक दिन हो जाए तो 1/7 की पावर 5 - 1। बस कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट याद होगा तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना फॉर्मूला वगैरह तो सब दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास कहता है 2 फेयर क्यूबिकल डाइस विद फेसेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 ईच इन ईच ऑफ द डाइस वर आर रोल्ड। आपने एक पासा बचपन में लूडो का गेम खेला होगा, उसमें डाइस होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। आपने रीजनिंग में भी डाइस वाला चैप्टर पढ़ा है। तो हमने कहा भाई एक डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आ सकता है। 6 आउटकम आ सकते हैं। ऐसे हमने 2 डाइस लिए तो ये डाइस 1 है, इस पे भी 6 आउटकम आ सकते हैं। ऐसे ही डाइस 2 के अंदर हमारे पास 6 आउटकम आ सकते हैं, है ना। तो टोटल आगे कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सम जो नंबर्स का बने दोनों डाइस को अगर उछाला जाए तो वो बन जाए टॉप फेसिस का 8। टॉप फेस क्या होता है? मान लो आपने डाइस उछाला तो ये ऊपर जो आता है वही माना जाता है ना कि नंबर ये आया। ऐसे ही मान लो इस पे 2 आया, इस पे मान लो मेरे पास 4 आ गया, तो सम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये सम हो जाएगा 6। तो 2 डाइस उछाले गए तो उनका सम कह रहा है कि हमें कितना चाहिए भाई? 8 चाहिए। चलो तो मैं इसे फिलहाल 6 मान लेता हूं, तो ये वाली वैल्यू हो गई 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालने की सम 8 हो जब अगर ये दिया जाता है कि दोनों डाइस जब हमने फेंके तो दोनों टॉप पे क्या दिखा रहे हैं? ओड नंबर दिखा रहे हैं। अगर देखो ध्यान से समझना, हुआ क्या, हमने 2 डाइस को फेंका और ये ऑब्जर्व किया कि भाई दोनों डाइस में ना ओड नंबर आ रहे हैं टॉप पे, मतलब ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है। तो ओड नंबर क्या क्या हो सकता है? इस डाइस पे टॉप पे 1 3 और 5 दिख सकता है आपको। इस डाइस पे भी क्या हो सकता है? 1 3 और 5 दिख सकता है ना। अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर दोनों डाइस पे हमारे पास ओड नंबर आ रहे हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 आउटकम्स है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या कर देते हैं 3 into 3 9 आउटकम्स मेरे टोटल निकल के आएंगे। कैसे कैसे? आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। क्या ये 9 आउटकम्स आपको दिख गए 3 into 3? तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? हमने डाइस फेंक दिया और हमने कहा कि भाई इस पे भी ओड आ रहा है, इस पे भी ओड आ रहा है, तो टोटल आउटकम्स हो गए मेरे पास 9। अब इनमें से कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ
कि भाई दो का सम मेरे पास क्या हो, मतलब जो इनके फेसेस पे वैल्यू आई है उनका सम 8 हो जाए। तो 8 कब मिलेगा आपको? आप कहेंगे सर 1 को 135 किसी में भी ऐड करूंगा 8 नहीं मिलना, 3 को 135, 3 को अगर 5 पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए तो मुझे 8 मिल जा रहा है। और दूसरा क्या है, 5 से 5, 1 पे 8 नहीं मिलेगा, 5 और 3, इस पहले पे 5 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। क्या 5 5 10? क्या कोई और पॉसिबल केस है जिसमें सम 8 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर 2/8, 2/9। ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ये टोटल आउटकम्स हो गए जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई करने के बाद। तो ये मेरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, अगर मेरे पास क्या हो ऑलरेडी दोनों डाइस पे ओड वैल्यूज आ रखी हो। तो 2/9 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ये हम बेस थ्योरम में पढ़ते हैं। अभी फॉर्मूले पे जाके कंफ्यूज नहीं करना, एग्जामिनेशन में करना हो डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड लिख लो। मतलब मैं ये सारी कहानी सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखी है, एक्चुअली में ये सारी कहानी नहीं लिखता। मैंने कहा भाई एक डाइस आपने उछाला, या तो इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा, क्योंकि 6 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। तो पहले डाइस पे ओड आने के कितने आउटकम्स बने, 3। दूसरे डाइस पे ओड आने के कितने आउटकम्स बने, 3। तो टोटल कितने केसेस बन सकते हैं मेरे पास, 3 × 3 9 केसेस बन सकते हैं। ये हो गए टोटल आउटकम्स। हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज सम 8। सम 8 कैसे मिल सकता है, आप ब्रेक करके देखो भाई। पहले मैंने कोई भी ओड वैल्यू ली 1, 1 में कोई ऐसी वैल्यू है क्या दूसरे डाइस पे जो आ जाए 8 बना दे? आप कहेंगे सर मैक्सिमम 5 आ सकता है, 8 नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या करा, 3 लिया, फिर बाकी 1 2 3 सॉरी 1 3 5, तो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन 8 बन जाएगा। और आप रिवर्स करके कहेंगे सर 5 और 3, तो दो तो यहाँ पे मिल गए, 3 5 और 5 यहाँ पे आएगा तो 3। क्या और कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा। आप चाहें तो 1 3 5 पूरा करके इनके केस बना के देख लें। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कितने केसेस बनेंगे। तो हमने कहा भाई 6 केसेस बन रहे हैं, सॉरी 2 केसेस बन रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 2/9। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में करा रखे हैं, यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाली हुई है। पेपर से पहले लिंक भी दिया था भाई, देख जाना, फायदा हो जाएगा। जिसने देखी होगी वो शायद अटेम्प्ट कर पाया होगा इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया था आपको। कहता है सपोज एक अनबायस्ड पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। अनबायस्ड मतलब कि भाई उसमें कोई बायसनेस नहीं है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। पेयर का मतलब क्या है भाई, दो डाइस हमने उछाल दिए। ए इवेंट है कि भाई मेरे पास क्या हो, सेम नंबर अपीयर हो दोनों डाइस पे, ठीक है। और बे डिनोट करता है इवेंट कि सम मेरा ग्रेटर देन हो 7। तो हमें बताना है पी ए बाय बी और पी बी बाय ए। बढ़िया सवाल है, देखिए हमने बेस थ्योरम में इस तरीके के सवाल। अब देखो अगर मैं दो डाइस कर रहा हूं, एक मेरे पास डाइस ये है और एक दूसरा डाइस मेरे पास ये है, मैं सारे आउटकम्स आपको बना के ही दिखा रहा हूं। क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। आप कहेंगे सर पहले डाइस पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। दूसरे डाइस पे मेरा क्या आ सकता है, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो 1 1 इस पे 1, इस पे फिक्स कर दिया मैंने 1, तो दूसरे पे 1 फिर 2 फिर 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। क्या ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही जब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 यही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे ही मैं 3 1 3 2 3 3 पूरा कंसेप्ट बताने के लिए मैं सारी कहानियां लिख रहा हूं आपको। क्या यही केसेस बनेंगे मेरे पास? टोटल कितने हो गए भाई, इस पे 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते थे, इस पे भी 1 से लेके 6 6 × 6 कर देते। तो हम कह सकते थे अगर दो डाइस को हम रोल करते हैं, अगर कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारे कितने आउटकम्स बनते हैं, 36 बनते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे गिन सकते हैं, ठीक है। अब ए क्या है, ए डिनोट करता है उस इवेंट को जब सेम नंबर दोनों डाइस पे आ जाए। तो अगर इवेंट ए की बात करूं, सेम नंबर दोनों डाइस पे चाहिए, तो कौन सा होगा भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्या यही होगा? तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ केसेस जब इवेंट हो हमारे पास कितना आएगा, 6 बार दोनों डाइस पे सेम नंबर आएगा।
आगे कहता है लेट बी डिनोट द इवेंट डेट द सम इज ग्रेटर देन 7। अगर मैं बी की बात करता हूं, हमें क्या चाहिए, सम ग्रेटर देन 7 चाहिए। अब ध्यान से समझना सम ग्रेटर देन 7 कैसे मिलेगा। जनरली मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूं, उस पर कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर इस पेज पे वापस आएंगे। हमें चाहिए सम ग्रेटर देन 7। कॉइन पे मेरे पास 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं, पहले डाइस पे, दूसरे पे भी 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। टोटल मैक्सिमम सम कितना बन सकता है, आप कहेंगे सर 6 और 6 को जोड़ दो, मैक्सिमम 12 बन सकता है। मिनिमम क्या बन सकता है, 1 और 1 को जोड़ दो, मिनिमम 2। तो 2 से लेके 12 तक ही हमेशा सम बनेगा। हमें क्या चाहिए, सम ग्रेटर देन 7 चाहिए। मतलब सम क्या चाहिए, मैं कह सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 चाहिए, मतलब 8 हो जाए या उससे बड़ा। 8 कब मिल सकता है, आप बस ये काम करना, एक डाइस पे अपना सबसे बड़ा मान रख दो। यहां पे रख दिया मैंने 6, ठीक है। अब 6 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 6 से बड़ा है, तो आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो सम 8 बन गया। आप यहाँ पे 3 रखोगे, बड़ा बन गया, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे। क्या ये सारे केसेस पॉसिबल है? यहाँ पे सब जगह 6 है, मैं बार बार लिख नहीं रहा, ये 6 6 6 6। कितने केसेस बने जब मैंने इस टाइप पे क्या रखा, 6 रखा, तो मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पे 5 केसेस बन गए, है ना। अब 6 की जगह मैं यहाँ पे इससे अब 6 वाले सारे ले लिया, छोटा कर दो, क्या मैं यहाँ पे 5 ले सकता था? अब 5 लूंगा तो आप देखेंगे 6 और 2 8 बना रहे थे, 5 के साथ मुझे मिनिमम 3 लेना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 3 4 5 6। इस केस में क्योंकि 8 और फिर मेरे पास 9 10 11, तो कितने केसेस बन गए भाई मेरे पास, पहले डाइस पे 5 और बाकी पे ये सब आ सकता है, तो 4 केसेस। अब आप ध्यान दीजिए, ये 6 में से क्या कम था, ये 1 कम था, 5 5 में से 1 कम है 4। अब मैं अगला वैल्यू क्या रखूंगा, यहाँ पे हम अगली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 4। तो कितने केसेस बनेंगे, फटाफट से बताएंगे भाई। आप कहेंगे सर ये 4 5 6 आ सकता है यहाँ पे, तो 3 केसेस बनेंगे। फिर मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 4 की जगह 3 रखूंगा, तो आप कहेंगे सर 2 केसेस रह जाएंगे, 5 और 6 वाले। बस समझाने के लिए रख रहा हूं, और 2 रखूंगा तो फिर 1 केस रह जाएगा सर 6 वाला, ठीक है। तो टोटल केसेस कितने बने अगर मुझे गिनना हो, मैंने आपको कंसेप्ट लिख के समझा दिया, आपको समझ में आया होगा भाई। पहले 5 बन रहे थे, उसके बाद कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में। आपने पहले वाला देख लिया कि भाई मेरे पास 6 के साथ मेरे को क्या चाहिए था, मिनिमम 2 चाहिए, तो यहाँ पे 5 केसेस बन रहे हैं। इसके बाद आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लेते जाओ जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। मतलब क्या, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, दिस विल बी माई नंबर ऑफ केसेस, डायरेक्टली कह सकते हैं। समझ आ गया भाई? और अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये सारी कहानी एग्जाम में नहीं करनी। और नंबर ऑफ केसेस इन इवेंट भी मेरे पास कितने हो गए, 9 3 12 और 3 15। ये तो आपने रीजनिंग में भी ये सीरीज कई बार याद करी है, 1 से लेके 5 तक का सब, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इवेंट बी, ये कितना हो गया भाई मेरे पास, 15 हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, पी ए बाय बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पी ए बाय बी मैं लिखता हूं, तो मतलब मेरा इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, या फिर मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, या टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, एन बी भी लिख सकते हैं कि भाई मेरे पास इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। और आप बताओ इवेंट बी में से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई ए बाई बी अगर हम लिख रहे हैं तो इवेंट बी हो चुका है। इवेंट बी में मतलब कौन कौन से आउटकम्स थे मेरे पास, भाई ये सारे केसेस मेरे पास बन रहे थे, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे 4 4 5 5 5 और 6 6 6 6, इवेंट बी में ये सारे केसेस हो रहे हैं। इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। हमें बताना है कि भाई अब इवेंट बी होने के बाद इसमें इवेंट ए होने के चांसेस कितने हैं। इवेंट ए क्या है भाई, दोनों वैल्यूज मेरी इक्वल है। कितने केसेस बनेंगे जिसमें दोनों वैल्यूज मेरी इक्वल बन सकती है। आपने कहा सर यहां पे मेरे पास 6 और 6 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 5 और 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2। इवेंट ए यही था ना मेरा कि दोनों वैल्यूज इक्वल हो। 4 और 4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। 3 और 3 का है क्या, 3 और 3 सम 8 नहीं बना सकते, मतलब 7 से बड़ा नहीं बना सकते, तो ये 3 ही केसेस आएंगे। और ये आपको इसमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी। आप कहेंगे सर मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल आउटकम से 15 और ये हो गया मेरे पास 3, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/5। वरना आपने कहा सर इवेंट बी क्या है मेरा, ये है कि भाई सम ग्रेटर देन 8 हो, तो सम
सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 हो या ग्रेटर देन 7 हो तो 15 केसेस हैं। अब इसमें आपको ये वाले आउटकम्स ऑलरेडी पता है। अब इनमें वो वाली वैल्यूज देखो जिसमें मेरे पास क्या है, सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बन रहा है, इसमें 2 बन रहा है, इसमें 4, इसमें 6, तो ये तीनों हट गए। बचे कौन से, ये और ये तीन आउटकम बचे जिसमें सम ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, तो हमने कहा भाई 3 है तो 3 भाग 15, ये आ गया मेरे पास 1/5। अब दूसरा केस होता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब क्या है भाई, इवेंट ए हो चुका है। इवेंट ए कितने केसेस में बन रहा है मेरे पास, 6 केसेस हो रहे हैं इवेंट ए के, तो भाई यहां पे लिख देते हैं हम नंबर ऑफ केसेस जिसमें इवेंट ए हो सकता है। अब ये चीज हो चुकी है ऑलरेडी, ये मतलब इनमें से मेरे पास मैंने पासा फेंका और ये सारी आउटकम्स आई हैं। हमें बताना है कि भाई बी बाय ए क्या होगा, मतलब सम ग्रेटर देन 7 इनमें से कौन से केसेस में होगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ये तीन ही केसेस हैं जिसमें सम ग्रेटर देन 7 है, तो ये आएगा 3/6 और ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितना, 1/5। वन बाई 1/2 ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसे हम कई बार इस तरीके से भी देख लेते हैं, जैसे पी ए ये है तो मैं इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऊपर न्यूमरेटर सेम ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए मतलब बी और ए दोनों होने की प्रोबेबिलिटी साथ में डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हम बेस थ्योरम वगैरह में पढ़ते हैं, बट आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं, आपको बस ये समझना है ए इवेंट हो चुका है तो कितने केसेस थे इवेंट के, इतने। अब उनमें से बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 हमारे पास केसेस थे ए इवेंट होने के, उनमें से कितने केसेस में हमारे पास क्या होगा, सम ग्रेटर देन 7 होगा, वो 3 केसेस होंगे। क्लियर, सब कंसेप्ट समझोगे तो अप्लाई कर पाओगे। कुछ बच्चे फॉर्मूला रट के चले जाते हैं, फिर एग्जाम में उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि भाई होती नहीं है, क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब जैसे ये एक सवाल है, क्वेश्चन में क्या था, बॉक्स ए के अंदर 5 रेड और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, हमारे पास बॉक्स बी है, उसके अंदर 3 रेड और 6 व्हाइट मार्बल है। एक मार्बल को दोनों बॉक्स से निकाला गया तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम कलर के होंगे। अब देखो, या तो दोनों मुझे रेड मिल जाए या दोनों क्या मिल जाए, व्हाइट मिल जाए, है ना। या पूछा है मतलब दोनों सेम कलर के हों, या तो ये या फिर ये, जब भी या हो तो प्लस कर देते हैं। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरे को इसमें टोटल कितने हो गए भाई, 4 + 5 9 मार्बल है, मैंने हार्ड निकाल डाला, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 और टोटल है 9, 5 भाग 9। इसमें मैंने क्या करा भाई, टोटल 9 है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 3 केसेस है, इसमें रेड मिलेगा तो 3/9, तो इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/9, इसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/9। मुझे क्या चाहिए, दोनों में रेड चाहिए, मतलब दोनों केसेस चाहिए मेरे को साथ में है, तो जब भी दोनों चाहिए साथ में तो इनटू है, ये मिल जाए या ये मिल जाए या हो कहीं तो होता है प्लस। अब व्हाइट आने की आप कहेंगे सर टोटल आउटकम्स यहाँ पे ना है, 9 है, व्हाइट आने का 4 केसेस हैं तो 4/9, इसमें व्हाइट आने के टोटल 6 हैं, टोटल 9 है और व्हाइट आने के केसेस 6 हैं, सम कर देंगे। आप देखेंगे 9 × 9 तो नीचे कॉमन आ गया और ऊपर 15 + 24 39 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9, आप देखेंगे यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 13/27। ये इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलें आगे, क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान सवाल था ये। एलसीएम एचसीएफ के 2 सवाल से पता नहीं बच्चे क्यों एलसीएम एचसीएफ में कंफ्यूज होते हैं, बहुत बेसिक सवाल है। कहता है 2 नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ है 12, उनका प्रोडक्ट दे रखा है हमें 31104, तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं ये बता दो। भाई अगर मैं बात करता हूं, 2 नंबर है, एक N1 मान लिया, एक N2 मान लिया, आप कहेंगे सर इसे मैं N1 को लिख सकता हूं AH और N2 को लिख सकता हूं BH। H क्या हो गया, HCF वाला पार्ट, मतलब जो दोनों में कॉमन है, और AB क्या हो जाएंगे मेरे पास, क्या हो जाएंगे AB को प्राइम, जो आपस में नहीं कटेंगे, वरना वो HCF में चला जाता अगर कुछ कॉमन हो जाता है इनमें। तो AB में सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन होता है, इट इज 1, और HCF हो गया इनका वो पार्ट जो कॉमन है दोनों में।
हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नंबर 1 इंटू में नंबर 2, ये किसके बराबर होता है? ये एलसीएम इंटू में एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लो या नॉर्मली नंबर 1 इंटू नंबर 2 कर दो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा मेरे पास ए बी एच स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर दे रखी है मुझे? ये वाली वैल्यू 31104 के बराबर दे रखी है। एच का मान क्या है? 12 है, तो 12 इंटू 12 लिख सकता हूं, और 31104 यही वैल्यू आएगी। आप मेरे को ये चीज बताइए, ये वाला 12 इंटू 12 इसे डायरेक्टली काटेगा? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये नंबर ही होगा ना, ये और भी हमारे पास नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इससे पूरा का पूरा कटेगा। तो बेझिझक सीधा 12 से काटो। 12 से काटा मैंने तो 2 जा 24, 71 5 जा 1109 जा और 2 जा, फिर 12 से काटा तो 2 जा 1 जा और 6 जा, ये आ गया ए बी का मान आ गया 216। अगर आप देखेंगे जब भी यहाँ पे आपको अब बताना है कि भाई ए और बी फाइनली डिसाइड कर रहे होंगे कि कितने पेयर्स बन सकते हैं, हमें ए और बी की एक कंडीशन गिवन है बस कि भाई ए बी क्या होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए, और ए बी डिसाइड करेगा कितने नंबर्स बन सकते हैं। 216 अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे पास ये क्या है? ये 6 का क्यूब है। 216 क्या है? 6 का क्यूब है, और 6 को भी ब्रेक करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? 2 का क्यूब इंटू में 3 का क्यूब। क्या ये वैल्यू है? अब ये बताओ मैं क्या क्या मान रख सकता हूं ए और बी का? आप कहेंगे सर ए और बी इधर रख रहे हैं, ए को मैं 1 रख सकता हूं, बी को क्या रख सकता हूं? 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, जो मतलब वैल्यू है मेरे पास पूरा। ए को मैं रख सकता हूं यहाँ पे 2 का क्यूब, तो बी का क्या रख सकता हूं मैं? क्या ये 3 का क्यूब रख सकता हूं? आपस में कोप्राइम है अब भी। क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? आप कहेंगे सर इसे जब मैं ब्रेक कर रहा हूं, इसे 2 रख दिया और इसे 2 स्क्वायर 3 क्यूब रख दिया, है ना, तो ये कोप्राइम नहीं रहे। ऐसे 3 का फैक्टर एक इधर रख दूंगा तो भी कोप्राइम नहीं बनेंगे, तो ये केसेस मेरे नहीं बनेंगे। और कोई केस नहीं बन सकता इस केस में, और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर एक सिर्फ ये केस बनेगा और एक सिर्फ ये केस बनेगा, इसके अलावा कोई और केस बनेगा नहीं। अब आप अगर ये सोचें कि भाई यहां पे क्या रख दो? 2 क्यूब 3 क्यूब, इधर रख दो और इधर 1 रख दो, क्या ये केस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? भाई नंबर मेरे सेम ही बनेंगे। हमसे क्या पूछा है? पॉसिबल पेयर्स पूछा है। पॉसिबल पेयर्स का मतलब क्या है कि भाई अगर एक नंबर को इधर रखा और दूसरे को इधर रखा, उसे इंटरचेंज करके नहीं रख सकते आप, क्योंकि पेयर वो एक ही होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं, 1 और 216, 216 और 1 ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सेम पेयर माने जाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, तो मैंने कहा भाई वो चीज नहीं लिख सकते। दूसरी चीज क्या? एक्चुअली नंबर्स पूछ लेता, मेरे नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखना ये मेरे नंबर्स नहीं है। नंबर्स तो भाई हमें पता है ए एच और बी एच है, यहाँ पे ए और बी का मान रखा, तो यहाँ पे 1 और इंटू में एचसीएफ कितना था? 12, और यहाँ पे 2 क्यूब 3 क्यूब क्या है? 216 इंटू में 12। तो पहला पेयर ये बनेगा मेरा, दूसरा पेयर 2 क्यूब मतलब 8 इंटू 12 और 3 क्यूब मतलब 27 इंटू में 12। दूसरा पेयर ये बनेगा। सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल हैं। और अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम की अभी मैथ्स 3.0 बैच में मैंने क्लास कराई है, जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे उड़ाना है, यहां पे आने के बाद वो बताया। कंसेप्ट में आपको ट्रिक बता देता हूं। मान लो मेरे पास यहाँ पे ए बी को प्राइम में ए बी का मान आया, मैंने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में स्प्लिट किया P1, ठीक है, P2। इसकी पावर कुछ भी हो, के एल, पावर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस ये देखना है कि प्राइम नंबर्स कितने आ रहे हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता तो इसे मैंने कहा ए क्या है? P1, और इसकी पावर कुछ भी कर दो के, बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या होता है भाई, इस केस में सिर्फ कितने पेयर बनते हैं? 1 पेयर मिलता है मेरे को। ए बी मेरे पास क्या है? P1 इंटू P2 और इसकी पावर के एल कुछ भी कर दो, तो इस केस में कितने बनेंगे? अगर 2 पार्ट में 2 प्राइम नंबर मिल रहे हैं मुझे इसके फैक्टर्स में, तो आप कहेंगे सर 2 पेयर आएंगे। अगर मेरे पास ए बी किसके बराबर है? P1 इंटू P2 इंटू P3, 3 है, के एल एम, तो कितने पेयर्स मिलेंगे भाई? 2। 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया था, जैसे ही एक इधर बढ़ा फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 4 पेयर मिलेंगे। अगर मेरे पास ए बी हो P1 P2 P3 P4, जनरली इससे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में के एल एम एन कुछ भी लिख दो। यहाँ पे कितने पेयर मिलेंगे? 4 इंटू 2, ये मिलेगा मेरे को 8 पेयर।
ये ट्रिक याद कर लेना, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन एग्जामिनर बना के दे दे आपको, ऐसे उड़ाओगे ऐसे। एक क्वेश्चन दूं आपको अभी ही, मान लो मेरे पास इसी क्वेश्चन में आ जाता है ए बी, कितना 60 आ जाता, आप बताओ कितने पेयर्स बनेंगे, एक एक करके निकालना चाहो निकाल लेना। मैं कहूंगा 60 क्या होता है मेरे भाई, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। कितने पेयर बनेंगे, 3 वाले केस में मैंने क्या बताया भाई, 4 पेयर्स मिलेंगे मुझे, जिसमें ए बी प्राइम होगा, 2 पार्ट में आप प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। होमवर्क में बताना 60 इंटू 360 मेरे पास हो तो इसके अंदर कितने पेयर्स आपको मिलेंगे। ये तो एग्जामिनर ने बहुत सिंपल सा सवाल दे दिया था आपको, अगर मुश्किल सवाल बना देते 360 और भी 2520 खतरनाक केसेस भी करा रखे हैं, वो सब कुछ भी पूछ सकता है यार, और चुटकियों में आंसर आता है। अगला सवाल हमारे पास कहता है भाई सम ऑफ डिजिट बता दो उस ग्रेटेस्ट नंबर की जो 1359 1871 और 2767 को डिवाइड करता है और हर केस में रिमाइंडर 15 देता है। देख के सबको समझ में आ गया होगा भाई ये HCF का क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं भाई, वो नंबर बताना जो इन सबको डिवाइड करे और रिमाइंडर 15 दे। आप कहेंगे सर रिमाइंडर घटा दो इसमें से अगर मैंने 15 को रिड्यूस कर दिया क्या वैल्यू मिलेगी मेरे पास, 1344 मिलेगी। इसमें 15 घटा दिया तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे पास, 1854 मिलेगी, 56 मिलेगी। और इसमें 15 घटा दिया तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, 2752 मिलेगी। ठीक है, ये 3 नंबर था, ये हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताना जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, क्योंकि जो रिमाइंडर था वो मैंने हटा दिया। अब वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है भाई, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 नंबर दे रखे हो तो भाई HCF कैसे निकालते हैं। आप कहते हो सर जो मेरा HCF होगा वो इन तीनों संख्याओं को काट सकेगा, और HCF भी हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा सम ऑफ डिजिट, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन की मदद भी नहीं ले सकते। तो बच्चे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं और कहते हैं सर कैसे निकालें। तो उसके लिए मैंने आपको अप्रोच बताई, आप डिफरेंस वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसका इन दोनों का डिफरेंस, ये वाली वैल्यू आप 56 में से 44 को घटाएंगे तो 08 आएगा, 18 में से घटाया 12 आएगा सॉरी, और यहाँ पे 5 आ जाएगा 512। तो मैं कहता हूं जो डिफरेंस है मेरा HCF जो भी होगा इसी का एक फैक्टर होगा, मतलब HCF शुड बी, जो मेरा HCF होगा लेस देन इक्वल्स टू 512, और इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ 512, यही HCF हो सकता है। अब ऐसे इंडिविजुअली अब निकालना, अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें, फिर आप कहेंगे सर जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका भी कोई ना कोई एक फैक्टर ही होगा मेरा HCF, फिर आप निकाल के कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको डायरेक्टली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं देता है। ठीक है, हम बस जो भी फाइनल वैल्यू निकलेगी हम कहेंगे उसी का कोई फैक्टर होगा मेरा HCF। अब इंडिविजुअली निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्वेश्चन बच्चे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो यहाँ पे HCF ही फाइंड आउट नहीं कर पाए कि इन तीनों वैल्यूज का HCF कैसे निकालें। जब वैल्यूज मेरे पास नजदीक हो तो उस केस में हम क्या करते हैं HCF निकालने के लिए, मैंने आपको बताया डिवीजन मेथड इस्तेमाल करो। जैसे 512 भी अगर आप देखेंगे ना, ये कुछ और नहीं है, 2 की पावर 11 है। अब 2 की कौन सी पावर है मैक्सिमम जो इन दोनों को काट पाए और इसे भी काट पाए, थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसके लिए ना आप इंडिविजुअली पहले इन दोनों का HCF निकाल लो और फिर इन दोनों का HCF निकाल लो, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को इसका और इसका निकालना है, ठीक है, या तो आप ऐसा कर लो, जो मेथड वो भी छोड़ो, चलो आप ऐसे करो, 1344 है मेरे पास, 1856 है और यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 2752। आपको कौन से नंबर से पता है कि ये तीनों वैल्यूज मेरी इजीली कट जाएंगी। लास्ट की 2 डिजिट आप देखेंगे 4 से कट रही है, तो आप 4 से काटेंगे, पहले 4 से काटा तो मेरे पास 3 जा और 6 जा, इसे 4 से काटूंगा तो 4 16 25 6 जा 4 जा, और इसे 4 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 688। अभी भी लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कट रही है तो मैंने फिर से 4 से काट दिया। आप कहेंगे सर 84, फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरे पास 10
116 और ये वाली वैल्यू मेरे पास 172। क्या अभी भी लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कट रही है? कट रही है। फिर से 4 से काट दो, मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 21, ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 2 जा 8, 36, 29 और ये 172 है, तो 4 3 जा 12, 4 जा 16 और 3। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्या है, कॉमन नहीं आ रही तीनों में, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर मिल गया। अगर एक भी प्राइम नंबर मिल जाता है या ये भी प्राइम है तो हमारे पास, हमें पता है बाकी फिर और कुछ कॉमन आ नहीं सकता, तो भाई इन सबका तो HCF 1 आएगा। तो मेरा फाइनल HCF क्या होता है, 4 3 बार आ रहा है, तो इन तीनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 4 का क्यूब, दैट इज 64। अब यहाँ पे आप सबसे बड़ी वैल्यू जो इन तीनों में आपको दिख रही है कट सकती है, वो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे 4 ही दिख रहा था, बाकी कोई वैल्यू मैं जा नहीं पा रहा था डायरेक्टली कि भाई ये इससे कटेंगी सारी वैल्यूज, तो मैंने 4 से 3 बार काटा और मेरे को फाइनली अपना आंसर मिल गया। तो ये आई वैल्यू 64, और 64 की सम ऑफ डिजिट क्या होता है, 6 + 4, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 10। ये पूछा था, बढ़िया सवाल था, टाइम कंज्यूमिंग सवाल था, आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला सवाल मेंसुरेशन। क्वेश्चन में क्या आता है भाई, एक रूम है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखे हैं 20 × 15 × 12। इसमें ना एक रेक्टेंगुलर विंडो है 1x2 की, जिसकी वजह से एयर, फ्रेश एयर रूम से बाहर निकलती है। हमें बताना है कि एयर फ्लो का रेट क्या होना चाहिए मीटर पर मिनट में थ्रू दी विंडो पर यूनिट एरिया, सो दैट 1/4 ऑफ द एयर इन द रूम वुड चेंज एवरी आवर। मतलब समझने का ये समझिए, मेरे पास एक रूम है जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमें 20, 15 और 12। ये मेरे रूम की डायमेंशन है। इसमें कहीं ना कहीं एक खिड़की लगी हुई होगी ऐसी, जिसकी डायमेंशन 1x2 दे रखी है मुझे, और इससे क्या निकल रही है भाई, एयर बाहर जा रही है इससे, है ना। और कुछ इस तरीके से जा रही है भाई, मेरे पास हमें बताना किस रेट से एयर बाहर निकले जिससे कि 1/4 एयर रूम की चेंज हो हर घंटे में। तो मतलब 1 घंटे में कितनी एयर निकलनी चाहिए, आप कहेंगे सर 1/4 एयर कितनी होगी भाई रूम में, जितनी रूम की भाई कैपेसिटी है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 20 इंटू में 15 इंटू में 12। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। आप कह सकते हैं सर 1 घंटे में हमें कितनी हवा बाहर निकालनी है, 5 × 15 इंटू में 12, इतनी 1 घंटे में हवा बाहर निकालनी है। अब मेरे पास विंडो कितनी की है, 2x1 की है ना, सारी यूनिट्स मेरी मीटर में दे रखी हैं। तो 1 घंटे में कितना, इतना निकल रहा है। हमसे पूछा है कितने मीटर पर मिनट निकलनी चाहिए। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट में कितनी हवा बाहर निकलनी चाहिए, आप कहेंगे सर डिवाइडेड बाय 60। 1 मिनट में हमें कितनी बाहर निकालनी चाहिए। आप यहाँ पे इसे अगर फर्दर सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 12 और ये कट गया तो 15 मीटर क्यूब, इतनी हवा मुझे 1 मिनट में बाहर निकालनी है। विंडो की कैपेसिटी कितनी है, 1:2। जब हवा बाहर निकलेगी आप कैसे कहेंगे कि हवा बाहर निकल रही है, आप इस तरीके से देखते हैं कि भाई हवा तो इधर से बाहर जा रही है, लेकिन हर सेकंड में या कुछ जो मेरा एरिया कवर हो रहा है जिससे हवा बाहर निकल रही है वो है 1x2 का एरिया। क्या है, 1x2 का एरिया, मतलब 2 मीटर स्क्वायर एरिया एक बार की में हवा बाहर निकल रही है। और अगर मैं कुछ टाइम की बात करूं तो मान लो मेरे पास कुछ इसका, आप ये एक फिगर बनती है, ये भी मेरी क्यूबॉइड शेप की फिगर बनेगी। मतलब अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो ये कुछ लेंथ ऐसा होगा इसका कि भाई इतनी लंबाई की इस क्रॉस सेक्शन से हवा निकल जाएगी इतने पर्टिकुलर टाइम में, है ना। तो इसे यहां पे हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, मुझे 1 मिनट में 15 मीटर क्यूब हवा बाहर निकालनी है। मेरे पास रीजन है कितना, 2 मीटर स्क्वायर का। अगर 15 मीटर क्यूब को 2 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू है 7.5 मीटर। मुझे हर 1 मिनट में कितनी हवा बाहर लेंथ में निकालनी पड़ेगी, आप कहेंगे सर 7.5 मीटर। तो अगर इसमें पूछे हमसे कि भाई एयर फ्लो का रेट क्या होगा, मतलब कितनी मीटर हवा मेरी 1 मिनट में निकलेगी, तो आप कहेंगे सर 7.5 मीटर, ये मेरा एयर फ्लो का रेट होगा। तो 7.5 मीटर पर मिनट। मैं एक बार दोबारा इस कंसेप्ट को रिपीट करता हूं। हमने कहा भाई जब हवा निकल रही है इस क्रॉस सेक्शन से निकल रही है, अब इसमें भी हवा की जो गति है
वो डिसाइड करेगी 1 मिनट में कितनी हवा निकलेगी। हमें 1 मिनट में निकालनी है 15 मीटर क्यूब हवा। यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रही है 2 मीटर स्क्वायर हवा, है ना। जब हवा की कोई गति होगी, मान लो हवा की गति है मेरे पास के मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से मेरी हवा क्या हो रही है के मीटर पर मिनट, ये मेरी क्या है हवा की गति है। तो मैं कहूंगा भाई के की स्पीड से 1 मिनट में कितनी हवा बाहर निकलेगी। आप कहेंगे सर के इंटू में मेरे पास 2 इंटू में 1, और ये वाली वैल्यू मेरी किसके बराबर है, ये 15 मीटर क्यूब के बराबर। हमें कहा है कि भाई इतनी हवा निकलेगी, तो के का मान आप निकाल लेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 7.5। चले आगे। अगला सवाल कहता है एक लार्ज क्यूबॉइड शेप का कंटेनर है जिसकी डायमेंशन हमें कुछ इस तरीके से दे रखी है कि लेंथ 15 है, विड्थ 8 है और हाइट 6 है। तो लेंथ 15, विड्थ 8 और हाइट 6। एक क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट है जिसकी एज लेंथ हमें 4 मीटर दे रखी है। तो क्यूब क्या होता है भाई उसकी सारी एजेस बराबर होती हैं, तो ये 4, तो ये भी 4 और ये भी 4 होगा, है ना। ये हमें इसके अंदर प्लेस करना है। तो हमें बताना है कितने क्यूब इसके अंदर आ सकते हैं विदाउट एनी पार्ट स्टिकिंग आउट। इसका मतलब क्या, कोई भी पार्ट मेरा बाहर ना जाके बाहर निकले ना, बिल्कुल सीधे सीधे मेरे पास आ जाए। अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इसी पोजीशन में इसे रखता हूं तो मुझे क्या चाहिए, देखो हाइट 6 चाहिए। अब मैं किसी भी तरीके से रखूं, ये वाला पोर्शन ना मेरे लिए एक लिमिटेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट 4 है और यहाँ पे मुझे टोटल हाइट दे रखी है 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल हाइट के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, है ना। अगर मैं बेस में देखूं तो ये मेरे पास 8 है, तो आप इसे 4-4 में ब्रेक कर सकते हैं भाई, 4 वाला पार्ट इधर, 4 वाला पार्ट इधर, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ये 15 है, तो इसे कैसे ब्रेक कर देंगे, 4 के कितने हिस्से आ जाएंगे, 1 2 3, चौथा पूरा नहीं आ पाएगा। आप कहेंगे सर 4, या उधर से करता हूं 4 4 और 4, और यहां पे रह जाएगा मेरे पास 3। तो कितने मेरे पास डलेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 6। अभी मैं पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, बस मैं डाल के दिखा रहा था। अब जैसे ये वाली चीज है मेरे पास, मैं बता देता हूं आपके ऑब्जेक्ट्स कैसे डलने वाले हैं। यहां से मैंने ये मिला दिया, ये मैंने 6 ऑब्जेक्ट रख दिया आपके। ठीक है, तो चीजें हमारे पास यहाँ पे, ये उठा दो, ये उठा दो, थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा ही हो गया। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके की मेरी कुछ फिगर बनेगी। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से इसके अंदर प्लेस हो पाएंगे, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम यहाँ पे 6 ही इक्वली प्लेस कर पाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 रह गया, हमें 4 चाहिए तो बाहर निकलेगा, नहीं रख सकते। यहाँ पे ऑलरेडी हम 4 की हाइट कवर कर चुके हैं, टोटल 8 है। तो अगर एक और लगाएंगे तो 4 और हाइट लेंगे तो ऊपर एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो 6 ही ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से हो गया। एग्जामिनेशन बेस्ड जो डायरेक्ट मेथड होगा इसका, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सीधा हिसाब है इसका। आपको क्या चाहिए, मेरे पास जो डायमेंशंस दे रखी थी, मेरे पास डायमेंशंस थी यहाँ पे 15 8 और 6, 15 था, 8 था और 6 था। जब भी इस तरीके का सवाल हो आपको कि इसके अंदर आपको ब्लॉक्स डालने हैं, क्यूबिकल ब्लॉक्स डालने हैं, तो क्यूबिकल ब्लॉक की डायमेंशन क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। ये इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है। आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे 5 को डिवाइड किया इससे और आप निकाल लो कोशेंट, इसको डिवाइड किया इससे, आप निकाल लो कोशेंट क्या आया, और 6 को डिवाइड करो 4 से और कोशेंट बता दो क्या आया मेरे पास। तो आप 4 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो ऐसे ही तो करते हैं 15
दिया जाएगा 12 और रिमाइंडर रह गया 3। मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए 3, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्वोशिएंट आया 3। ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा और यहाँ पे 1 टाइम्स आएगा। जो ये 3 वैल्यू आई, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 6। ये इसका डायरेक्ट मेथड होता है। इस तरीके का कोई भी सवाल आपको दे कि भाई एक क्यूबॉइड है, उसके अंदर हमें क्यूबिकल ब्लॉक्स डालने हैं, तो आपको क्या करना है भाई, जो उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट है उसे क्यूब की जो एज है उससे डिवाइड करो और क्वोशिएंट निकाल लो। क्वोशिएंट से भाई हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस लेंथ के कोरोस्पोंडिंग कितने ब्लॉक में सीधे सीधे लगा सकता हूं। जब मैं ब्रेथ देख रहा हूं तो ब्रेथ क्या लॉन्ग कितने जा सकते हैं और हाइट क्या लॉन्ग कितने जा सकते हैं, और फिर जब उन सबको हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है कि भाई इतने ब्लॉक्स हम इसके अंदर डाल पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई भी डायमेंशन ऐसी जो होती है भाई, कहीं भी 0 आ जाता, मान लो ये वाली वैल्यू मुझे 6 की जगह कितना दे देता, 6 की जगह ये दे देता 3, तो आप देखते आप किसी भी तरीके से रख लो, हाइट तो मेरी 4 है, यहाँ पे 6 चाहिए, तो वो फिट हो ही नहीं पाता। तो आप कहते हैं सर फिर यहाँ पे क्वोशिएंट 0 आता, तो मेरे पास 0 ब्लॉक्स उसके अंदर आ सकते थे। ये इसका डायरेक्ट अप्रोच रहेगी। कहता है एक कोन है मेरे पास, ये काटा जाता है पैरेलल टू बेस, एक फ्रस्टम बनता है, जैसे कोन है बीच में से काट दिया तो ये नीचे वाली चीज फ्रस्टम बन जाती है ना। 2 सर्कुलर बेसिस जो है फ्रस्टम के, वो वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे 5 और 3, तो आप कहेंगे सर ये वाला रीजन 5 और ये वाला रीजन मेरे पास होगा 3। हमें हाइट ऑफ फ्रस्टम दे रखी है 12, तो ये वाली दूरी दे रखी है 12, तो हमें बताना ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम क्या रहेगा, कैसे करेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंपल सवाल है। इस तरह के मल्टीपल सवाल हम देखते हैं किसमें, अपने मेंसुरेशन चैप्टर में, कोन कटिंग में। क्विकली कुछ बच्चों ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा इसका। मान लो मैं इसे ना बीच में से काट देता हूं, मैंने क्या करा, कोन लिया अपना, बीच में से ऐसे कट लगा दिया, उसके अंदर कट लगा दिया, तो आपको ये ट्रायंगल फेस दिखेगा सामने की साइड से, क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा। अब आप देखेंगे अगर जहां से मैंने इस तरीके से काटा था तो वो कट मुझे इस तरीके से कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और आप देखेंगे हमें क्या दे रखा, अब यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करो। आप कहेंगे सर ये वाली दूरी मुझे दिखेगी 5, ये वाली सॉरी ये वाली 5, और ऊपर वाला रेडियस कितना था, 3 था, ये वाली 3 दिखेगी, ये वाली वैल्यू 12 है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पूरे कोन की बात करेंगे तो रेडियस मुझे गिवन है पाई, 22/7 लेना है, रेडियस है मेरे पास 5 इंटू 5, हमें चाहिए हाइट पूरी क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो बनता है ना, ये एक, अगर मैं यहां से ये लाइन जोड़ूं, ये लाइन जोड़ूं और इस ट्रायंगल को देखो, क्या ये वाला 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है, क्या ये 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है, तो ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। या फिर मैं कह सकता हूँ ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ये एंगल बराबर, तो ये एंगल भी बराबर होगा, और ये कॉमन, तो ऊपर वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल। तो मैंने कहा ये 3/5 है, अगर मैं इसे यहां मान लेता h1 और ये h2, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाती मेरे पास, क्या ये वाली वैल्यू भी मेरे पास ये 3 रेशियो और ये 5 रेशियो हो जाता। आप कहते सर बीच में बचता मेरे पास 5 - 3 2 रेशियो, 2 रेशियो मेरा 12 के बराबर है, मतलब इंटू 6, तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 5 इंटू में 6, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर। तो मेरी जो हाइट निकल के आएगी वो आएगी 30। सोल्व कर लो अपना आंसर, आप देखेंगे यहां से कट जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ गई 10। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 110, 550 और एक 0 और डिवाइडेड बाय 7। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रिमाइंडर से कर सकते हैं क्या, नहीं, 5 5 नहीं, पूरा सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 जा 60 बचेगा, 8 जा 40 बचेगा, 5 जा 5/7, दिस विल बी माय आंसर 785 5/7। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक सिलेंडर दे रखा है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh होता है। टोटल सरफेस एरिया 2πRh+r होता है। और हमें ये भी पता है भाई इसमें 2πr कट जाता है, तो मेरे पास ये h/h+r रहता है। और ये रेशियो मुझे दे रखा है 1:16। एग्जाम में हम बस इतना पोर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का हमें दे रखा है कितना, 6028.8।
2πRh, मतलब अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पे इसे फर्दर सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h है 16h है, तो 15h किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मैं ये वाली वैल्यू यूज कर सकता हूँ जहां जहां मुझे r यूज करना होगा। ये वाली वैल्यू दे रखी है मुझे 6028.8। अब थोड़ी सी दिक्कत ये है भाई, पाई को ना 22/7 नहीं ले रखा, वरना तो हम मल्टीपल देख लेते हैं कि भाई अगर हमसे वॉल्यूम पूछिए तो मेरा 11 का मल्टीपल हो जाएगा, कुछ और चीजें भी चेक कर लेते हैं, बट हम नहीं कर सकते, हमें पूरा बेसिक से जाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे r को मैंने अगर 15h रख दिया, ये क्या है, ये तो कर्व सरफेस एरिया 2πr h प्लस r, टोटल सरफेस एरिया इसके बराबर दे रखा है, तो हमें बताना है पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम बताना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये 16h हो गया मेरे पास, ये 2 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 16 h स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 6028.8। h का मान निकालेंगे, पॉइंट हटा लिया तो भाई मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट हट गया और एक जीरो लग गई, है ना। 15 2 जा 30 हो जाएगा, तो भाई एक जीरो हट जाएगी और 3 से काट दूंगा तो 2096, क्या ये वाली वैल्यू आ गई। टू जीरो 96 ये आएगा, सॉरी। फिर इस वाली वैल्यू को 16 से काट दें पूरा का पूरा, 16 से 1 जा 2 जा 5 जा 6 जा, अब 314 से ये करेंगे कितने टाइम्स आएगा, आप कहेंगे सर 4 टाइम्स, h स्क्वायर 4 के बराबर, तो h का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर h 2 आ गया तो यहाँ पे 3.14 इंटू में रेडियस है 15h, तो 15 इंटू 2 30 इंटू 30 इंटू में h क्या है मेरे पास भाई 2 ही है। अब तो सोल्व करना आसान है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो से 2 जीरो, इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू 628 और इंटू में 9, जो भी आंसर होगा मेरा 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई या तो डिजिटल सम लगा लो या मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 5 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 54 और 2 50। अब देखो कुछ बच्चे ना ये भी स्टार्टिंग में सोच लेते हैं कि सर मेरा यहाँ पे देखो हमने ये समझा कि रेडियस 15 का मल्टीपल है, जब मैं पाई r स्क्वायर h करूंगा, पाई को 3.14 दे रखा है तो 3.14 इंटू में कहीं ना कहीं 15 इंटू 15 तो आएगा ही, और ये h स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और एक और h मल्टीप्लाई करूंगा तो h क्यूब, तो मेरा रिजल्ट लगभग कुछ क्या आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में बिना कुछ कैलकुलेशन किए दिमाग में आता है। फिर मैंने कहा 5 और 5 में मेरे को 15 और 15 में 3 का मल्टीपल मतलब 9 मिल जाएगा, तो मेरा आंसर 9 से कटेगा, ये देख सकते हैं। बट कई बार ना देखो चीजें ऐसी है यहाँ पे, तो हम ना फिर भी क्या हो गया, 0 पॉइंट एलिमिनेट हो गए। जस्ट इन केस पॉइंट एलिमिनेट नहीं होता और एग्जामिनर अप्रोक्सीमेशन मांग लेता, तो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। अगर अप्रोक्सीमेट आंसर होता, हमें कोई आइडिया नहीं है अप्रोक्सीमेट है या एक्चुअल है, ठीक है, हमें क्लियरिटी कब मिली कि भाई ये एक्चुअल आंसर है, जब हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। और जब ये वाला पार्ट आ गया तो आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 2 3 जा 6 3 जा 18 8 4 जा 32 यूनिट डिजिट 2, चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन की यूनिट डिजिट क्या है 32, तो यहां से खत्म हो गया था क्वेश्चन में, ठीक है। फिर डिजिटल सम फिर तो कुछ भी लगाते रहो, है ना, यूनिट डिजिट सबसे आसान होता है लगाना, लेकिन ये हमें पहले श्योर भी होना जरूरी है कि भाई हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आएगा या अप्रोक्सीमेट नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो स्टेटमेंट में चीजें मेंशन हो। चलें क्या आगे, अब हम क्लियर है। और ऐसा भी हो सकता था जब हम सोल्व करते हैं h का मान डिनोमिनेटर में मुझे 3 मिल जाता, तो फिर और कुछ केस बने या कुछ और चीजें, वो थोड़ा डीप हो जाता है सोचना, तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होती है। चलिए ज्योमेट्री के कुछ सवाल देखेंगे, अच्छे सवाल जो पूछे गए। जैसे कहता है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसमें मेरे पास लेंथ उसकी 14 दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और विड्थ 11 सेंटीमीटर दे रखी है। कहता है हमने फ्रॉम ईच ऑफ द लोंगर साइड्स, मतलब जो दोनों लोंगर साइड है ये और ये, इसमें से हमने क्या करा, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल काट लिए 2 सेंटीमीटर के, हर एक की साइड 2 सेंटीमीटर, मतलब 3 इधर से काटे और 3 हमने इधर से काटे, हर एक की कितनी है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। आगे कहता है फ्रॉम ईच ऑफ द 2 शॉर्टर साइड्स सेमी सर्कल आर कट आउट
और कोई भी ट्राइंगल या सेमी सर्कल ओवरलैप नहीं करता। मतलब दोनों जो हमारे ब्रेड्थ वाली साइड है, एक सेमी सर्कल यहां से काट लिया और एक सेमी सर्कल यहां पे काट लिया। मान लो इसका भी रेडियस आर था और इसका भी आर था, दोनों सेम काटे, रेडियस कितना है ये नहीं बताया, ये नहीं लेना पूरा का पूरा 11 का काट लिया, कहीं भी रैंडमली हमने ऐसे काट लिया, ठीक है, कहीं भी कुछ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब जो पेरीमीटर आया ना कार्डबोर्ड का, कह रहा है कि वो कितना है भाई मेरे पास, वो 70 है। तो हमें बता दो जो सेमी सर्कल काटे गए हैं उनका रेडियस कितना था, मतलब आर का मान क्या है। बढ़िया सवाल पूछ लिया, चलिए सोल्व कर लेते हैं अगर बढ़िया सवाल है तो। पेरीमीटर क्या होगा, आप कहेंगे जब सेमी सर्कल कट कर लिया तो यहां से ये सारा कटता चला जाएगा। कटिंग होने के बाद मेरे पास पेरीमीटर, ये जो ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे पास क्या ये रीजन बचेगा, और ये ब्लू वाला रीजन मुझे दे रखा है 70, और जो येलो वाला रीजन था, जो येलो रीजन था पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो मेरा बन रहा था, इसका पेरीमीटर कितना होगा आप बताओ। ये होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ट्वाइस इंटू में 14 प्लस 11, ये वाली वैल्यू थी मेरे पास कितनी 50। तो मेरा जब मैंने ये कट्स लगाए, मेरा क्या हो गया भाई, पेरीमीटर थोड़ा सा बढ़ गया, ये हो गया 70। अब ये देखिए आप कि इसमें अगर मेरे को ये रेडियस बताना है तो मेरे को ये देखना पड़ेगा ना इसकी वजह से पेरीमीटर में क्या चेंज आया। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स का जो डायमेंशन गिवन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कितना चेंज ट्राइंगल की वजह से आया। आप कहोगे सर देखो ये वाली दूरी भी मेरे पास क्या है, ये दूरी भी 2 है, ये 2 है और ये 2 है, एक ट्राइंगल की वजह से मेरा पेरीमीटर कितना बढ़ा। आप कहेंगे सर 2 + 2 4, लेकिन कम क्या हुआ, ये 2 वाला जो पहले था ये कम भी हुआ। तो एक ट्राइंगल की वजह से नेट चेंज इतने का आया मेरे पास। कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है, तो 6 ट्राइंगल की वजह से पेरीमीटर में चेंज कितने का आया। आप कहेंगे सर 6 × 2 12 सेंटीमीटर। मतलब सिर्फ ट्राइंगल्स की वजह से मेरा पेरीमीटर 12 से बढ़ रहा है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं भाई, यहाँ पे 2 था पहले मेरे पास, ये वाला रीजन पहले ऑलरेडी था ट्राइंगल का जो 2 दे रखा था, फिर हमने क्या किया भाई कट लगा दिया ऐसे, तो ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया भाई, एक 2 था ये हट गया, ये मिल गया और ये मिल गया, तो ये और ये तो इसके बराबर हो गया, तो इसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये वाला जो एक लाइन है ये एक्स्ट्रा मिल गई, तो हर एक ट्राइंगल की वजह से मेरे पास 2 सेंटीमीटर एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर 6 मेरे पास ऐसे ट्राइंगल निकाले गए तो 6 ट्राइंगल की वजह से क्या मेरा 12 सेंटीमीटर एरिया बढ़ गया। अब एक्चुअली में हमारा कितना बढ़ा भाई, आप कहेंगे सर ये 70 है ये 50 है, एक्चुअली में बढ़ा था कितना 20, एक्चुअली में बढ़ा था 20 और इस ट्राइंगल की वजह से बढ़ा 12। तो इस सेमी सर्कल की वजह से पेरीमीटर में इंक्रीज, सेमी सर्कल की वजह से कितना हुआ, आप कहेंगे सर मेरे पास 20 में से 12 को घटा दो और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब इस सेमी सर्कल जो हमने काटे इसकी वजह से 8 का चेंज देखने को मिला। अब इसी चीज को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे देखा। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते थे कि भाई आप पूरा के पहले कहते भाई 70 था, डीप में और ज्यादा घुसने का फायदा नहीं है। क्या चीज इतनी समझ में आ गई आपको, अगर इतना बढ़ गया तो हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि भाई अपना जो सेमी सर्कल वाला एरिया है काटने की वजह से हमारा एरिया कितना बड़ा, इतना। अब ये जो सेमी सर्कल में चेंज की वजह से क्या क्या हुआ आप ये बताओ मुझे। हमने कहा भाई ये क्या हो गया, ये एक सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, दोनों को मिला दो तो 2πr बनेगा। तो मेरे पास या तो आप ऐसा कह लो कि भाई ये सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr होता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर है ना। ये वाली रीजन क्या होता है मेरे पास, πr होता है। ये मेरा बढ़ा लेकिन घटा क्या, क्या ये वाला रीजन मेरा घटा भी, ये क्या है मेरे पास भाई 2r। तो मैंने कहा भाई एक सेमी सर्कल की वजह से मेरा एरिया क्या हो रहा है, कितना, इतना इंक्रीज हो रहा है। ये वाली वैल्यू मेरी ज्यादा रहेगी, इससे डायमीटर से ऑब्वियस सी बात है कर्व जा रहा है। एक सेमी सर्कल की वजह से एरिया इतना बढ़ रहा है, 2 सेमी सर्कल निकाले तो इतना मेरा एरिया बढ़ा होगा। और एक्चुअली में कितना बढ़ा है सेमी सर्कल की वजह से एरिया, भाई 8 से बढ़ा है। तो भाई आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 8 के बराबर हो गई। अब सोल्व करके बता दो आंसर क्या आएगा। पाई को क्या लेना है 22/7, तो 2 इंटू में रेडियस को बाहर ले सकते हैं जो निकालना है, मेरे पास आएगा 22/7 माइनस में 2 और ये वाली वैल्यू आ गई 8 के बराबर। 14 काटूंगा 22 में से तो मेरे पास बचेगा 8, तो 2r/7 इंटू में 8 ये बराबर 8 के, 8 से 8 कट गया, r की वैल्यू 7/2 और ये वाली वैल्यू क्या 3.5 आ गई। यही मेरा इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया।
फटाफट से देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जो लेना है, चलते हैं आगे। बढ़िया सवाल था, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड पूछ लिया। ये वाले सवाल इस टाइप के आपने बहुत देखे हैं। क्या था, मेरे पास दो सर्कल है, एक सर्कल और दो सर्कल, एक का सेंटर O मान लो और एक का सेंटर O डैश मान लो। एक का रेडियस 6 है और एक का रेडियस 8 है। तो मैं मान लेता हूं भाई इसका रेडियस कितना है, चलो कोई नहीं, इसका रेडियस मेरे पास 6 है और ऐसे ही अगर ये दोनों टकरा रहे हैं तो इसका रेडियस मेरे पास कितना होगा, यहाँ पे बाउंड्री तक लेके गया तो ये वाली वैल्यू मेरे पास होगी 8। ये गिवन है। आगे कहता है ये ए और बी दो पॉइंट में टकरा रहे हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आगे कहता है ओ ए इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओ डैश। ओ ए ये क्या है, टेंजेंशियल है इसमें, तो टेंजेंट है तो इससे सेंटर से यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये चीज दे दी हमें। तो हमें कॉमन कोड ए बी की लेंथ बतानी है। हमें किसकी लेंथ बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री, ये 6 है, ये 8 है, मैं क्या ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूं। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 6 और 8 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, आप कहेंगे सर 10 के साथ। तो क्या ये दूरी मेरे पास 10 आ जाएगी, मैंने इस ट्राइंगल को देख रहा था। अगर ये दूरी 10 आ गई, आप ये बताओ, हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई अगर हम एक दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और इसको यहां से मिला दूं, इसको यहां से मिला दूं और इसे भी यहां पे बना दूं, तो ये वाली फिगर बनती है मेरे पास काइट। क्या बनती है, पतंग। और इसके अंदर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये चीज हमें पता होती है। ठीक है, और हमें ये भी पार्ट पता होता है कि भाई ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ये और ये इक्वली स्प्लिट होता है। ठीक है, या 90 डिग्री का भी अगर आपको ये आइडिया है कि भाई ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा अगर, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला तो सामने वाली कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो मैं इसे अगर कोड की लेंथ को पूरे को c मान लेता तो ये c/2 होगा और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, c/2 होगी। अब इस वाले ट्राइंगल को AOO डैश ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं ये 90 डिग्री को मान लूं, है ना, बेस ये हो जाएगा, हाइट ये, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 ये किसके बराबर होगा। अगर इसी ट्राइंगल में ये मैंने साइड मान ली और ये इस पे परपेंडिकुलर मान लिया तो बेस क्या हो जाएगा, OO डैश, है ना। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 10, अभी निकाला हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट से, और ये क्या हो जाएगा c/2। सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। 1/2 कट जाएगा मेरे पास, यहां से काटूंगा ये 5 और c का मान कितना, कोड की लेंथ 6 इंटू 8/5, 48/5, 9.6। दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक ही सवाल था जो ठीक ठाक लगा मुझे, बाकी थे इजी डुएबल। क्या था, एक डीलर ने दो आर्टिकल खरीदे X और Y, कितने के, प्रत्येक को 500 रुपए का खरीदा। उसने कुछ मार्कअप किया दोनों आर्टिकल को, सेम प्राइस से दोनों आर्टिकल को बढ़ाया। फिर उसने पहला आर्टिकल जो है X उसे दो सक्सेसिव डिस्काउंट में बेचे, एक 31% का और एक 25% का, और उसमें उसे प्रॉफिट हुआ 328 का। अगर वो कहता है कि भाई वाई आर्टिकल है उसे सिंगल डिस्काउंट पे बेचता 61% के, तो कितना प्रॉफिट होता वाई पे। अब देखो एक्स और वाई दो आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस सेम है, सेम मार्कअप किया है, तो मैं दोनों को फिलहाल एक ही आर्टिकल कंसीडर करके कर लेता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक आर्टिकल है, उसका एमआरपी मैंने मान लिया M है, उस पर पहला डिस्काउंट दिया मैंने 31% का, तो कितने पे बेचेंगे, 69% पे, तो 69/100। फिर एक और डिस्काउंट दे दिया इस पे, कितने का, 25% का। 25% क्या होता है, 1/4, तो कितने पे बेचेंगे, 3/4। तो फाइनली उसने कितने का बेचा, आपने कहा सर कॉस्ट प्राइस 500 था, प्रॉफिट कमाया 328 का, तो 500 प्लस 328, क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 828। तो मैंने कहा भाई 828 का इन्होंने क्या करा, इस आर्टिकल को बेचा। कहता है अब दूसरा आर्टिकल जिसका कॉस्ट प्राइस सेम है, एमआरपी सेम है, उसे हम बेच दें कितने पे, 61% पे, तो उस पे हमें प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है।
अब आप कहेंगे सर 61% पे बेचा तो ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, क्या 500 है। तो मैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला कंसेप्ट यूज करके डायरेक्टली यहाँ पे आगे की चीजें सोल्व करके निकाल सकता हूँ। ये नया सेलिंग प्राइस मेरा ये होगा, कॉस्ट प्राइस 500 है। क्विकली सोल्व करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। अच्छा सोल्व करिए पहले तो इसे। जैसे ये 16 3 से कट रहा है क्या, 16 और 2 18, ये 3 से कट जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ गई 2 जा 7 जा 6 जा, 69 से ये कट रहा है 4 जा, तो आप कहेंगे सर 4 इंटू 100 400 इंटू 4, एमआरपी आ गया 1600। तो 1600 का 61% मतलब 61/100 ये सेलिंग प्राइस है नया, कॉस्ट प्राइस है 500। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरे पास। 61% डिस्काउंट पे बेचा, रियली सॉरी 61% डिस्काउंट पे बेचेगा तो कितने पे बेचेगा, 39% पे बेचेगा एमआरपी के, तो ये 39/100 आएगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। अब 16 से इसमें कुछ काटना चाहो तो काट लो, लेकिन 2 वाले के फैक्टर्स हम काटते नहीं है, 500 रहने दो। हमने देखा कि भाई 16 को 9 से करा तो 4 और 14 कैरी फॉरवर्ड, क्या ये 624 ही आएगा 500। कॉस्ट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इतना, प्रॉफिट कितने का 124। 124 का प्रॉफिट है कितने पे, 500 पे। 100 पे कितने का होगा, आप कहेंगे सर 124 को किससे डिवाइड कर दो, 5 से, है ना। 100 से कंपेयर करते हैं जनरली हम, 500 पे इतना तो 100 पे कितना इतना, वरना डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100% कर देते बचपन वाली चीजें तो भी आपको मिल जाता। ये वाली वैल्यू आ जाएगी 24.8। यही मेरा इस सवाल का क्या है उत्तर है। वरना दूसरा तरीका ये 500 दिख रहा था ना, इसे मैं 1000 बना लेता। मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू बनती मेरे पास 1248। आप कहते हैं सर 1000 पे कितने का प्रॉफिट है, 248 का प्रॉफिट है। 100 पे कितने का होगा, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, 24.8। चलें आगे, स्टैटिस्टिक्स से कुछ सवाल देखेंगे, कुछ छोटी सी थ्योरी बता देता हूं। हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिक्स के बहुत बढ़िया सवाल आए थे, बच्चे घबरा जाते हैं एग्जामिनेशन में स्टैटिस्टिक्स को लेकर, कुछ क्वेश्चन लेंथी भी थे वाक्य में, बट बेस्ट कैसे करना है वो बता दूंगा। मीडियन का फॉर्मूला होता है, ग्रुप डेटा दे रखा हो तो भाई लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इनटू मैच। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक क्लास डाली भी है, वो देख लेना, टेलीग्राम पे लिंक भी दे रखा है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैं यहाँ पे पूरा कंसेप्ट नहीं समझा सकता, क्योंकि समझाऊंगा तो वही 2 घंटे की क्लास जाएगी, स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं बनता। ये कुछ फॉर्मूला होते हैं, सिंपल डेटा दे रखा हो तो मुझे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो तो मिडिल टर्म मेरी क्या हो जाती है, मीडियन हो जाती है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। अगर ग्रुप डेटा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है। ऐसी मोड है, सिंपल हो, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करती है वो बहुलक कराती है, तो हम मोड ऐसे निकाल लेते हैं। और अदरवाइज हम मोड का क्या करते हैं, ग्रुप डेटा का ये फॉर्मूला होता है, तो ये यूज कर सकते हैं हम। इंपेरिकल फॉर्मूला एक पढ़ते हैं, अगर मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशनशिप की यूज करना हो तो मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। रेंज होती है हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट। वेरिएंस होता है, वेरिएंस का एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास समेशन ऑफ xi माइनस x बार। x बार को हम बोलते हैं मीन, इसका xi क्या होता है, जो भी मेरी टर्म्स दे रखे हैं इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एक और फॉर्मूला हम वेरिएंस का पढ़ते हैं, ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास xi का मतलब जितनी भी टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n माइनस में मेरे पास मीन का स्क्वायर, या फिर m लिख दो यहाँ पे, पाई की जगह कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये मीन कर देता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे मीन मतलब एवरेज, या तो ऐसे पढ़ते हैं या फिर इसका एक फॉर्मूला ये होता है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन भी मैंने कराई हुई है, आपको कई बार ये फॉर्मूला करवाया है एग्जाम से पहले भी। स्टैटिस्टिक्स की वीडियो रिकमेंड करी थी, उसमें कहा था ये वाला फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए थे, जो यूज पड़ता है हमारा कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने में। अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन बताना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई, इसका रूट ले लो पूरे का, इधर भी रूट ले लो इधर भी रूट ले लो, तो ये वाली वैल्यू बन जाती है, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है और उसी का अगर हम रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, मानक विचलन बन जाता है मेरा। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन, ये सारी चीजें। मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद रखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड तीनों तरीके से निकालते हैं। जनरली अबाउट मीन अगर कहें तो मीन डेविएशन क्या होता है मेरे पास, ये होता है भाई जो भी मेरी टर्म्स हैं
उसमें से मीन को घटाएं डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अभी सोल्व करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आया है तो मजा आएगा। जैसे ये वाला सवाल बहुत बच्चे नहीं कर पा रहे थे, सिंपल सवाल कहता है मेरे पास कि 100 ऑब्जर्वेशन है और उनके स्क्वायर्स का सम हमें दे रखा है 400, सॉरी 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका सम दे रखा है 400 और उनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है हमें 2475। बाद में ये पाया गया जो 3 ऑब्जर्वेशन थी 3, 4 एंड 5 ये इनकरेक्ट थी, तो हमें बताना है अगर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को हटा देते हैं तो वेरिएंस क्या होगा रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का। अब देखो ये क्वेश्चन आप अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा तो सारी चीजें मैं आपको अपने सिलेबस में से कोर्स में से दिखा सकता हूं, बट मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो एग्जाम से पहले रिकमेंड करी थी, ये एक फॉर्मूला बताया था भाई, इसका प्रूफ भी कराया था आपको और साथ के साथ उसका क्या करा था मैंने, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। ये आप 1 साल पुरानी वीडियो और मेन टेलीग्राम चैनल पे रेलवे के मैंने अलग से शेयर करा था भाई, स्टेटिस्टिक्स पढ़ जाना, सवाल आएंगे कर लोगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी की वीडियो फोकस देके कहा था भाई, कर जाना सवाल आएंगे तो बना लोगे वरना नहीं बनेंगे। और कंपटीशन इतना कट थ्रोट होने वाला है सेक्शन कंट्रोलर में, बच्चे पूरे पूरे नंबर लेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया 100, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं कोर्स यूजर्स में जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया है। ठीक है, तो चीजें आप छोड़ नहीं सकते ऐसे एग्जामिनेशन में जिसमें मैथ्स और रीजनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बच्चे बहुत भर भर के पढ़ के बैठे हैं उन चीजों को। ठीक है, तो अब अगर ये चीजें पता है तो जैसे ये वाला सवाल है मेरे पास, इसका मतलब क्या है हमारे पास, अरे यार कहता है 100 ऑब्जर्वेशन का सम, ये हमें दे रखा है 400 और इनका सम ऑफ स्क्वायर वो कैसे डिनोट करते हैं, आप कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर वो हम xi का होल स्क्वायर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। xi मेरी हर एक इंडिविजुअल टर्म जिसमें i मेरा 1 से लेके कहां तक जाएगा 100 तक, तो एक एक करके सारी टर्म्स का स्क्वायर का सम करेंगे तो ये वाली वैल्यू दे रखी है 2475। कहता है कि भाई 3 ऑब्जर्वेशन 3, 4 और 5 अगर हम क्या करें हटा दें जो कि इनकरेक्ट थी, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया मैंने, आप इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मेरे पास एवरेज का होल स्क्वायर। अब कैसे निकाल लेंगे, आपने कहा सर ये वाली वैल्यू गिवन है लेकिन अब इसमें चेंज आएगा क्योंकि 3 वैल्यूज को हम हटा रहे हैं, तो मेरे पास जो न्यू आएगी न्यू वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 3 ऑब्जर्वेशन अगर मैंने हटा दी तो नंबर ऑफ वैल्यूज न्यू कितनी हो गई, 100 में से 3 हटानी है तो बाकी मेरे पास रह गई 97 वैल्यूज। अगर मैं सम की बात करूंगा तो सम कितना हो जाएगा न्यू, 400 में से मैंने 3 वैल्यूज जो है 4, 5 और 3 इन तीनों के सम को घटाया तो ये 12 घट गया, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 388 रह गई। अगर नया एवरेज निकालूंगा मैं क्योंकि मुझे m का मान भी निकालना है, तो न्यू m क्या होगा मेरे पास 388, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 97, तो क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास यहां पे निकल के आ गई कितनी, अभी भी 4 टाइम्स जा रहा है, पहले आप एवरेज देखते तब भी 4 था अब भी 4 है, मीन में कोई बदलाव नहीं आया, 400/100 करते तब भी 4 मिलता। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज अगर हम देखेंगे तो ये मेरे पास xi डैश की बात करूं 2475 पहले था, इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर के सम को हटाना है तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 25 50, 50 इसमें से घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आई 2425 आएगी या नहीं आएगी, आएगी। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 2425 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है मेरे पास 97 है और माइनस में मीन कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, लिखो या 4 स्क्वायर पूरा, चलो सोल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी। 97 से इस वैल्यू को काट रहे हैं अगर हम, तो पहले तो 2 टाइम्स जाएगा मेरे पास और 7 से 5 को काट 2 जा 3 जो 6 रह जाएगा, 6 और 42 485 5 टाइम्स जाएगा फिर और माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये वाली वैल्यू आ गई 9 मेरा इस सवाल का उत्तर है। ये तभी हो सकता था जब आपको ये फॉर्मूला पता हो क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। ठीक है,
आपको अगर ये वैल्यूज पता होती तभी आप इस क्वेश्चन का क्या करते, आंसर अपना सही तरीके से बता पाते। चलो आगे। मेरे पास ये डेटा सेट दे रखा है भाई 4, 8, 6, 5, 3 एंड 9। हमें बताना है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के तरीके आपको पता ही है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज ऐसी हो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, दो फॉर्मूले मैंने बताया आपको, एक तो हो गया रूट में xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये होता है, और एक दूसरा मैंने अभी लिखा, जब जनरल हमें फॉर्मूला निकालना होता है, जनरल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें मीन एवरेज निकालना पड़ेगा। कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ वैल्यू 6 हो गई। सम करूंगा इनका तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 12, 18, 23, 26 और 9, 35, 35 है। नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा 6 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगा। अब 35/6 पॉइंट में वैल्यू आएगी, फिर हर वैल्यू में वो घटाऊंगा, क्या लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एवरेज वैल्यू जो आ रही है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एवरेज का मान जो निकल के आएगा वो आएगा मेरे पास यहाँ पे 5.83, अगर पूरा सोल्व करोगे। मैं इसे अप्रोक्सीमेटली अगर 6 भी ले लूं तो मेरे आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं इंडिविजुअल टर्म, जैसे 6 ले लिया, 6 बीच में पड़ रहा है लगभग सारी वैल्यूज को, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर दूं तो मेरे पास 6 में से पहले इसमें से 6 का डिफरेंस, फिर इसमें से 6 का डिफरेंस, वैसे इसमें से 6 का डिफरेंस, इसका सब जगह जाके, क्योंकि 6 एक मिडल में वैल्यू पड़ रही होती है तो वो ऑलमोस्ट निग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो नेट मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है और उसमें भी नंबर ऑफ वैल्यूज से भी डिवाइड करते हैं तो उसका फर्क बिल्कुल लगभग खत्म सा हो जाता है। अगर मेरे आंसर चारों बहुत ज्यादा क्लोज हो तो उस केस में ये काम नहीं करते, लेकिन यहां पे अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे 1.76, 83, 2.11, 2.31, थोड़ी दूरी है इनमें। हालांकि ये दोनों ऑप्शन मेरे क्लोज हैं, इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी बन सकती है। अगर मेरा इसके बीच में कहीं कोई वैल्यू निकल के आ गया, मान लो आ गया 1.8, तो फिर हम थोड़ा सा घबरा जाएंगे भाई ये करें या ये करें, है ना। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में आपको नियरेस्ट आंसर मिल जाता है। अगर ऐसे पॉइंट में आपको दिख रहा है ना 5.83, आप देखोगे बहुत क्लोज है ये किसके, 6 के, आप 6 लो और अपना आंसर निकाल लो, गलती नहीं होगी। इसके पीछे का रीजन भी होता है, रीजन मैंने अलग से अलग अलग वीडियोज में करवा रखा है आपको, जब पहले क्वेश्चंस आए थे, तो अभी उस मेन रीजन पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट वीडियो वाली लिंक है, उसके अंदर भी मैंने वो क्वेश्चन करवाया है शायद, जहां तक मुझे याद है कि अप्रोक्सीमेट क्यों लेते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसे 6 से डेविएशन निकालूं तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, जिनका स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आता है। तो आप देखेंगे 6 से गैप कितने का आया, आप कहेंगे सर 2 का। 8 और 6 में गैप कितने का है, 2 का। 6 और 6 में गैप 0 का, इसमें 1 का, इसमें 3 का और इसमें 3 का। हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, और समेशन का मतलब क्या है, इनका सम करना है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बनेगी, 4 + 4 + 0 + 1 + 9 + 9, 18, 19 और 8, 27 बन गई। 27 अगर ये वाला पार्ट आया तो मेरा आंसर क्या होगा, 27 और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू है 6। आप देखेंगे 3 से कट जाएगा, तो रूट में मेरे पास यहाँ पे 9 और डिवाइडेड बाय रूट में 2 रह जाएगा। 9 तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट में अगर 2 है तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3√2 क्या होगा, √2 होता है मेरे पास 1.414 और नीचे रह गया 2, इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं जिससे आसान हो जाए। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू 0.707 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 21 है ना, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये 0.2.12 कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है। नियरेस्ट आंसर क्या, बिल्कुल क्लोज आंसर पे पहुंच गए, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये याद रख लेना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें भाई एग्जाम में बहुत टाइम बचाएंगे आपका, वरना बच्चे कांप जाते हैं इस तरह के सवाल में कि भाई सर रूल इतना आ गया, आप कैसे सोल्व करें, नहीं हो सकता गिवन टाइम में। ऑप्शन देख लो, अगर दूर है आंसर आ जाएगा। अगला सवाल मेरे पास कहता है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन बताना है इस डेटा का। अगर मुझे मीन दे रखा है कितना, इतना, राउंड ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेस।
इन्होंने खुद दे दिया मीन, वरना कभी भी आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं तो आप कहते हैं सर वो हमेशा जीरो आता है, क्योंकि सभी डेटा का अगर मैं एक्चुअल मीन निकालता हूं तो उससे डेविएशन हमेशा जीरो होता है। तो पहले रेलवे में ऐसे सवाल भी आ चुके हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन वो जीरो होगा हमेशा। लेकिन अगर मीन का वैल्यू खुद से दे दिया इन्होंने और आप बताओ इसके कोरोस्पॉन्डिंग मीन डेविएशन, और चार ऑप्शन में कहीं भी जीरो भी नहीं दिख रहा, तो हम इसे बेसिक से निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास xi माइनस मीन, इसे मॉड्यूलस में लिखते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास मीन डेविएशन का, ठीक है। और अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है तो आप कहेंगे सर इंडिविजुअली टर्म्स पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आप कहेंगे सर ये 9.55 है ना, फ्रीक्वेंसी अलग दे रखी है, मतलब कोई वैल्यू कितनी बार आ रहा है। तो मतलब जैसे अगर ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में भी दे रखा है तो हम इसे कैसे देखेंगे, जैसे ये 4 ना 2 बार आ रहा है, जैसे इस डेटा को अगर मुझे बेसिक से रिप्रेजेंट करना होता तो हम इसे इस तरीके से करते, भाई 4 4 4 2 बार है, 6 कितनी बार है 5 बार इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 6 6 6 6 6 6 5 बार। फिर हमारे पास क्या है 8 कितनी बार है 5 बार, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके। तो ये मेरा डेटा लिखा जाता तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता। तो जनरली अब इंडिविजुअली मेरे को पता है भाई 4 का अगर मैं डेविएशन निकालूंगा 9.55 से तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या निकल के आने वाली है, आप कहेंगे सर ये 5.55 निकलने वाली है। और कितनी बार आ रही है ये वाली वैल्यू, 2 बार आ रही है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं 6 का डेविएशन निकालूंगा इससे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 3.55 आएगी। और कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो मैं 5 बार ऐसे कर सकता हूं। और इस तरीके से वैल्यूज निकाल के सारी वैल्यूज का डेविएशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कहां से मिलता है, फ्रीक्वेंसी के सम से। इन सब का सम करेंगे 15 18 22, ये 22 आ गया, 22 से डिवाइड करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया बिगिनर का अप्रोच। बिगिनर इस तरीके से ही सोचेगा और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। स्मार्टली कैसे प्ले कर सकते हैं, आपको पता है ना यहाँ पे ये 4 6 8 10 कुछ इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यूज आ रही हैं। देखो बिगिनर बच्चा हर चीज में अपने तरीके निकालेगा और एग्जाम में हो भी जाता है अगर टाइम की दिक्कत ना हो। अगर टाइम की दिक्कत हो तो ही हमें एडवांस्ड अप्रोच चाहिए। मैंने कहा भाई 9.55 से तो करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्या मैं 9.55 को 10 माइनस 0.45 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब 10 से कंपेयर करना क्या मेरे लिए आसान है, 10 से 4 को घटाया तो 6, 10 को से 6 को घटाया तो मेरे पास 4, 8 को घटाया तो 2, और मेरे पास 10 में से 10 को घटाया तो 0। क्या ये चीज आएगी? ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 12 में से 10 को घटाया तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, फिर से 2 4 6 कुछ इस तरीके से चीज चलेंगी। अच्छा एक चीज बताओ, हालांकि मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी 10 से 0.45 कम थी, तो मैं यहाँ पे 0 ना करते हुए मैं 0 को ब्लू पेन से कर लेता हूँ। जहां पे वैल्यूज मेरी इससे बड़ी हैं वो मैंने ब्लू से लिखा है, और जहां छोटी वैल्यूज थी मैंने इससे लिखा है। हमें पता है हर एक वैल्यू मेरी 0.25 क्या होने वाली है, 0.45 कम आएगी। इस केस में 0.45 क्या आएगी, सारी वैल्यू मेरी, जैसे यहाँ पे 5.5 था, इससे 0.545 कम आती है वाली वैल्यू, है ना। इन तीनों केसेस में 0.45 कम आती है क्योंकि हमने 10 माइनस 0.45 था, हमने 10 मान लिया। और इन सब केसेस में क्या आएगा, क्या आप कहेंगे सर यहाँ पे 0.45 हर एक वैल्यू, ये 0 की जगह 0.45 आता, ये 2.45 आता, ये 4.45 आता, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 6.45 आता। ऐसे ही आता एक्चुअल निकालता तो मैं। और अब मेरे पास यहाँ पे हमने ये चीजें तो कर ली, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि भाई मेरे को क्या करना है, इन सबसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। जैसे मैंने यहाँ पे इस वाली वैल्यू में 2 से करा था, इसमें 5 से करा था, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर 2 से कर दिया, इसमें 5 से कर दिया, फिर मेरे पास वैल्यू 5 से कर दिया, फिर अगली वैल्यू मेरे पास इसमें 3 से, इसमें 2 1 4, इसमें 2 से, इसमें 1 से, और इसमें 4 से। और अब मुझे इन सबका क्या करना है, सम करना है। क्या यही आएगा, और डिवाइडेड बाय 12 करना है। अब आप कहेंगे सर ये माइनस 0.45 वाले का क्या किया आपने, या प्लस 0.45 वाले का। भाई ये थोड़ा सा दिमाग हम लगा सकते हैं। जैसे ये मेरे पास था 6 माइनस 0.45, है ना, ये था मेरे पास एक्चुअली में 4 माइनस 0.45, और ये था मेरे पास 2 माइनस, और यहां पे मेरे पास क्या था, जैसे ये 0 है
तो 0 प्लस 0.45 कुछ इस तरीके से था। आप देखेंगे इस वाले में मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 2 से, फिर यहाँ पे 5 से, और फिर यहाँ पे फिर से 5 से, है ना, और इसमें 3 से, फिर इसमें प्लस वाले में 2 से, और इसमें इससे। तो क्या आप नेट चेंज देख सकते हैं इसकी वजह से, जो 0.5 वाले का नेट चेंज है। हमने ये वाली वैल्यूज देखनी है भाई, कौन सी वैल्यूज ऐसी थी जिसके अंदर मेरे पास जो चेंज था 10 से छोटे वाली वैल्यूज। यहाँ पे क्या है, -0.45 का चेंज है, जो हमारा एक्चुअल मीन था उससे छोटे वाली वैल्यूज ये थी, उसके अंदर -0.45 का चेंज था। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था 5 से और 5 से, तो क्या मैं इन सबका कंबाइंड सम लिख के कह सकता हूँ 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू में -0.45। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइड है, हमें ज्यादा लेनी है वैल्यू, 0.0 प्लस 0.45 है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसे 0.45 से, फिर ऐसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 4 से, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर इन सब का सम कर दो, 3 + 2 5, 6 और 4 10, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 0.45। अगर आप देखेंगे इसमें भी 0.45 को आप अलग कॉमन ले लें, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 12 माइनस 10 माइनस 12 डेट इज -2। तो ये पूरा सोल्व होके मेरे पास जो 0.5 की वजह से आ रहा था, ये वाली वैल्यू 0.9 बन जाएगी माइनस की। और इस पूरे को हमें डिवाइड करना था किससे, 22 से, नंबर ऑफ वैल्यू से। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्या कैलकुलेशन हमने बचा ली, काफी ज्यादा कैलकुलेशन हमने बचा ली, और अब इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 12 20 32 हो गया, 42 हो गया, 0 46 50 74 माइनस 0.9 73.1 डिवाइडेड बाई 22, क्या वैल्यू आएगी, 3 टाइम्स जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग 66 71 बचा, फिर 3 टाइम्स आएगा, 3.3 समथिंग क्या आ रहा था ये। तो यही मेरा सवाल का उत्तर होगा। ऐसे सवाल हैं ये जो मैं करा रहा हूं, आप बाकी टीचर्स लेके आएंगे मुश्किल सवाल, मैं रोकूंगा नहीं उन्हें, लेकिन वो एक क्वेश्चन गायब कर देंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में जहां एक्चुअली में कैलकुलेशन लगनी है, जहां आपको कुछ चीजें सिखानी है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन करने सिखाने हैं, बेस्ट अप्रोचेस बतानी है, उस टाइम पे वो क्वेश्चन ही गायब होते हैं उनके डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से। फिर आप सोचते हैं सर मैंने मेहनत बहुत करी, मैं पूरी जिंदगी पढ़ता रहा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जहां जो क्वेश्चंस आपको एक्चुअली में करने थे, जो आपको टाइम बचाना सीखना था, वो आपने कभी सीखा नहीं। जो एडवांस्ड अप्रोचेस, एडवांस्ड क्वेश्चंस जो आपने करने थे, आप बिल्कुल बेसिक बेसिक ही पढ़ते रहे। हर टीचर हर महीने में अपना न्यू कोर्स लॉन्च कर देता है कि भाई बेटा यूट्यूब पे तेरे को ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, उसमें बेसिक बेसिक क्रैश कोर्सेज कवर होते हैं। हाँ, वो एग्जाम टाइम से जस्ट पहले इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो बिगिनर है, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है उन्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचना चाहिए, तभी वो एग्जामिनेशन में रैंक ला पाएंगे, यार इतना कंपटीशन है, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। तो ये चीज थोड़ा सा बस ध्यान रखिए। कहता है भाई इंटरवल बता दो कोरोस्पोंडिंग टू क्लास मार्क xi 27 where the lower limit of the first continuous class is interval is 7। अब देखो होता क्या है, जैसे क्लास इंटरवल अगर मेरे को दे रखा हो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे आपने क्लास इंटरवल देखोगे। अगला क्वेश्चन देता हूं, उसमें क्लास इंटरवल दे रखा होगा। जैसे ये मेरे को क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। तो ये क्लास इंटरवल को अगर मैं xi की फॉर्म में लिखना चाहूं, मतलब इनकी मिडल वैल्यू लेना चाहूं, एवरेज निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो हम कहते हैं भाई इन दोनों का ना मिडल मान निकाल लो, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल लो। 0 और 100 बाई 2, ये वाली वैल्यू हो जाती है मेरे पास 50। तो मैं इसे रिप्लेस करके यहाँ पे 50 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, मिडल वैल्यू 150 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं 250, यहाँ पे मैं 350, यहाँ पे 450 और यहाँ पे 550। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसे बोलते हैं हम xi। अगर ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में मेरे को दोबारा कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 50 से भाई 0 तक का गैप कितना है, ये लोअर लिमिट कहलाती है इसकी, और ये अपर लिमिट कहलाती है। तो लोअर लिमिट का गैप जितना होगा, जैसे 50 से लेके 0 तक का गैप 50 है ना, उतना ही अपर लिमिट का गैप होगा 50। तो ये कंसेप्ट चल रहा है, जैसे 150 मिडल एवरेज निकाला ना इसका, तो 150 से इधर भी और इधर का गैप क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो इन्होंने इसी कंसेप्ट पे बना दिया कि भाई xi दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, आपको बताना है कि भाई लोअर लिमिट अगर फर्स्ट इंटरवल की मेरे को 7 दे रखी है, तो आप बताओ कि जहां ये 27 लिखा हुआ है, इसका क्लास इंटरवल क्या होगा।
एक चीज तो आप ये कहेंगे भाई ये मिडल में पड़ेगा तो इधर कुछ वैल्यू आएगी, इधर कुछ वैल्यू आएगी, तो लोअर लिमिट मेरी 27 से कम और अपर लिमिट 27 से ज्यादा। 27 से कम सारे में है, अपर लिमिट 27 से ज्यादा सारे में, ऑप्शन से डायरेक्टली नहीं कर सकते। पहले वाले की इन्होंने कहा लोअर लिमिट क्या है 7, अपर लिमिट को अगर मैं k मान लेता हूं तो आप कहेंगे सर 7 प्लस k डिवाइडेड बाई 2, यही मेरा xi होता है और ये वाली वैल्यू 11 आ गई। 22 माइनस में 7 करूंगा तो k का मान कितना आ गया भाई मेरे पास, क्या ये वाली वैल्यू 15 आ गई। तो आप कहेंगे सर लोअर लिमिट यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मेरे पास जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 7 से 15, और इसके मिडल में देखोगे इन दोनों का एवरेज क्या है, ये वाली वैल्यू आपको दिख जाएगी 11। अगला क्या होगा, आपने देखा यहाँ पे इंटरवल कितने का, 8 का गैप आया ना, है ना, तो अगला 15 से स्टार्ट होगा और इसमें 8 जोड़ दो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 23, फिर 23 और इसमें 8 जोड़ दो तो ये 31 आ जाएगा। इसी के बीच में 27 आ गया ना मेरा, मिडल में देखो इनके है नहीं है, तो 23 और 31, वरना आप ये भी देख सकते थे इन सबके मिडल में 27 था, किसके बीच में गैप मेरा 8 का आ रहा था, या किसकी एवरेज वैल्यू। अगर चारों ऑप्शन से करना है एवरेज वैल्यू तो हालांकि सब में सेम है, हमें ये गैप देखना था 8 का था और इनकी मिडल वैल्यू भी मेरे पास 27 होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट पूरा का पूरा, वरना कुछ नहीं है। एक और तरीका, ये तो मैं लिख लिख के आपको सारी चीजें समझा रहा था, अगर आपको यही चीज डायरेक्टली करनी है तो हम कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इसकी लोअर लिमिट मेरे को दे रखी थी 7, है ना, 7 से 11 पे गए 4 का गैप और फिर 4 बढ़ा दो तो ये वाली वैल्यू पहली लिमिट आनी थी 15। हमें कुछ नहीं करना, 27 था, 4 कम कर दो 23, 4 का गैप है ना, और 4 बढ़ा दो यहाँ पे तो ये हो गया 31। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। कंसेप्ट पूरा समझाता हूं मैं हमेशा, जिससे कि आपको पूरी चीजें पता चले, कभी घबराओ ना, वरना इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में भी किया जा सकता था। मैं कहता भाई ये 7 है, 4 का गैप है, इसमें 4 बढ़ा दो 15 आ गया, इसमें 4 घटा दो 23, इसमें 4 बढ़ा दो 31, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रहता है। अगला सवाल हमारे पास कहता है मोड एक ग्रुप्ड डेटा का हमें दे रखा 45.2, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की दे रखी है, विड्थ दे रखी है, चलो ठीक है। मोड क्या होता है, मोड का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस एफ नोट डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू में एफ नोट माइनस F1 माइनस F2। F2 होता है भाई मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी और इनटू में 100। ये मेरा फॉर्मूला, इनटू में 100 नहीं, क्लास इंटरवल जिसे हम बोलते हैं h, ये मेरा मोड का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगाना है हमें। हमें यहाँ पे कहा 45.2 किसके बराबर है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसका मान दे रखा है हमें कितना 40, क्लास की विड्थ दे रखी है 10, इसे होते हैं क्लास विड्थ 10, इसमें प्लस फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास F1 का मान दे रखा है यहाँ पे हमें 25, F नोट ये वाली वैल्यू दे रखी है 18, हमें बताना है F2 का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, ठीक है, F नोट होगा F1 माइनस F नोट होता है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये होता है मेरे पास F1 माइनस F0 और ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F नोट, ये मेरी प्रीसीडिंग क्लास की होती है, F2 फॉर नेक्स्ट क्लास की होती है और F1 हम बोलते हैं मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इस तरीके से होता है जैसे आप फ्रीक्वेंसी लिख भी रहे हैं। तो मान लो मेरे पास मॉडल क्लास की टोटल फ्रीक्वेंसी है 20, ये वही वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा होती है, मान लो ये 18 है इससे ऊपर और इससे नीचे मेरे पास कितनी 13, तो ये मेरा क्या होगा F1 होगा, ये F0 होगा और ये F2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये 25 माइनस 2 इंटू में 25 माइनस 18 माइनस F2। अब देखो ये फॉर्मूला बेस्ड पूछ लिया इन्होंने, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता हो लेकिन ये फॉर्मूला भी रटा हो। ठीक है, आपको पता हो F1 क्या है, F2 क्या है, और पहले भी रेलवे ऐसे सवाल पूछता हुआ आया है। इसमें से इसे घटाऊंगा तो 5.2, ये वाली वैल्यू 7 इंटू 10 70, ये मेरे पास 50 माइनस 18 32 माइनस F2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 32 माइनस F2
70 बाई 5.2 700 बाई 52 लिख सकता हूँ। और F2 क्या हो जाएगा मेरे पास 32 माइनस 700 बाई 52। सोल्व कर लेते हैं, हमें नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है। तो ये वाली वैल्यू काट लेते हैं पहले, 52 से काटूंगा पहले तो ये वाली वैल्यू 1 टाइम 180 बचेगा, 3 टाइम और 26 24 बचेगा मेरे पास, 240 करेंगे तो 5 टाइम्स तो नहीं जा पाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.4 समथिंग कुछ आएगा। तो ये वाली वैल्यू 32, नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना तो 32 में से 13 घटाएंगे 19, दिस विल बी माय आंसर। अगला सवाल कहता है कि भाई मीडियन इस डेटा का कितना है, 350 है, फ्रीक्वेंसी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी 40 है सबका सम करने के बाद। तो हमें बताना है एक्स और वाई का मान क्या होगा। अब कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो अगर हमें मीडियन दे रखा है 350 तो मीडियन क्लास ये हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास माध्यिका। और अगर ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू में H। अब इसमें n/2 क्या होता है, जो भाई सारी फ्रीक्वेंसी का सम होता है, इसे हम बोलते हैं n। तो n/2 मेरा कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे मीडियन 350 है, मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 300 प्लस ये है n2 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले हम बोलते हैं भाई, जो मीडियन क्लास है इसे तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले तक की जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज का सम हम CF से डिनोट करते हैं। हालांकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड अपने आप में अलग होता है, लेकिन जनरली इस फॉर्मूले के अंदर जब हम CF लिखते हैं तो वो इन तीनों का इससे पहले की जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका सम होता है। तो ये हो गया मेरे पास 10 प्लस x। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस x डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये वाली वैल्यू है 10 और क्लास इंटरवल होता है इनका डिफरेंस। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितना है 100 है इनका डिफरेंस, तो h हो गया 100। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 से 10 कट गई, आप देखेंगे 300 इधर जाके घटाऊंगा तो 50, 10 से काटूंगा तो मेरे पास 5 ही बचेगा और ये वाली वैल्यू 10 माइनस x, x का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 डेट इज 5। ठीक है, x का मान अगर मेरे पास 5 आया तो हमारे पास यहाँ पे पुट कर लो आप, ये हो गया मेरे पास 5, इन सब का सम 40 है। x5 कितने ऑप्शन में भाई, एक ही ऑप्शन में x5 है, तो क्वेश्चन का आंसर यही खत्म हो गया मेरा। वरना अगर आप निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर इन सारी वैल्यूज का सम करेंगे 10 20 28, 28 प्लस x प्लस y है, x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी 33, 40 में से घटाया तो ये वाली वैल्यू मेरे को 7 ही मिलेगी। चलें आगे, इंडिविजुअली हमें x और y की वैल्यू इन्होंने पूछा था। हम एक चीज ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कई बार कि भाई सारी वैल्यूज का सम, इन दोनों का जब मैं सम कर रहा हूं x 28 प्लस x प्लस y 40 होगा, x प्लस y मेरे पास 12 आना चाहिए, है ना। हालांकि एग्जामिनर ने अच्छे ऑप्शन बनाए, चारों ऑप्शन में x प्लस y 12 आ रहा है तो हम डायरेक्टली नहीं कर पाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई x प्लस y एक ही ऑप्शन में 12 हो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए, ये सारी कहानी भी लिखनी ना पड़े। अगला सवाल मेरे पास कहता है कि मीडियन वेज बताओ, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट पैसा। ठीक है, अब मीडियन तो मीडियन तो सबको निकालना आता है। आप कहेंगे सर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम कर दो, 25 40 52 65 70, n हो गया 70, n/2 हो गया 35। मीडियन क्लास जहां पे मेरा n/2 बटे 35 किस में आ रहा है 40 और 50 नहीं, इसके बीच में, तो ये हो गई मेरी मीडियन क्लास, है ना। सॉरी यार थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। मीडियन क्लास हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा मेरे भाई, जैसे यहाँ पे 25 है, यहां तक कितनी वैल्यू जाई मेरे पास 25 ही है, यहां तक कितनी वैल्यू जाई 25 प्लस 12, ये वाली वैल्यू 37 आई, तो ये 25
25 प्लस 12 37, फिर 37 प्लस 15, ये वाली वैल्यू आप निकालना चाहो आगे तो निकाल सकते हो 62, बट हमें जरूरत नहीं है, हमें वो वाली वैल्यू देखनी है कि भाई n/2th टर्म कहां पड़ेगी। 35 हमारा पड़ रहा है इसमें, हम यहाँ पे एक एक करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हुए चलते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल था उस इंटरवल तक कितनी वैल्यूज मेरी आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे अपर लिमिट देख लो, 30 तक कितनी वैल्यूज हैं, आप कहेंगे 25, 40 तक कितनी वैल्यूज हैं, आप कहेंगे 37, 40 या 40 से कम जो वो वाला ग्राफ बनाते हैं हम, तो 40 से कम वाली में 25 और 12 सारी आती है ना 37, हमें n/2th टर्म चाहिए, ये मेरी मिडिल टर्म है 35th, तो हमारा वो कहां पड़ेगा भाई, वो इस रेंज में पड़ेगा। तो ये वाली क्लास हमारी क्या कहलाती है, मीडियन क्लास कहलाती है, और इस वैल्यू को बोलते हैं जो मीडियन क्लास से पहले वाली तक मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चल रही है, इसे हम CF का नाम देते हैं फॉर्मूले में, इसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास बोलते हैं, और H क्लास इंटरवल क्या होता है, गैप, 40 - 30 ये वाली वैल्यू आ गई 10, ये क्लास इंटरवल होता है। फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का, ये है मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 - CF डिवाइडेड बाय f इंटू में h, तो ये वाली वैल्यू लोअर लिमिट कितना 30 प्लस 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 12, ये फ्रीक्वेंसी है इंटू में 10, दिस विल बी माय आंसर। आप देखेंगे 10 100/12 दैट इज 25/3 8.33, तो 30 प्लस 8.33 38.33, ठीक है। सबसे मुश्किल सवाल जो मुझे लगा कैलकुलेशन वाइज जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, ठीक है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा दे रखा और उसमें आपको निकालना है यहाँ पे वेरिएंस, वो भी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, जो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इस क्वेश्चन को कराने के लिए एग्जामिनेशन में करने में भी बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और जब मैं इसे कराने लगूंगा इसमें भी हम एडवांस्ड अप्रोच भी सीखते हैं, जब हम क्लास इंटरवल का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सारी चीजें सीखते हैं तो उस तरीके से जल्दी हो जाता है, लेकिन वो पूरा फॉर्मूला UI क्या होता है, FI क्या होता है, वो सारी चीजें समझाने में मुझे टाइम लगेगा, तो यहाँ पे अभी मैं उस अप्रोच से नहीं जा रहा हूँ, मैं इसे डायरेक्टली जो आपने बेसिक अप्रोच सीखी होगी उससे ही करा देता हूँ। जैसे हमने कहा क्लास इंटरवल ये है और ये फ्रीक्वेंसी है, अगर क्लास इंटरवल मुझे दे रखा है तो हम कहते हैं सर XI, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो इसकी मिडिल वैल्यू हम मान लेते हैं 0 से 10 तक अगर 8 वैल्यू है तो इन सबका मान क्या होगा, इसकी मिडिल वैल्यू 0 से 10 के बीच में आ रहा है 5, एवरेज निकाल लिया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया मेरे पास 25, ये हो गया मेरे पास 35, और ये वाली वैल्यू होगी 45, यही होगा। अब क्या मैं यहाँ पे क्या, अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो भाई ये क्या मान लेता हूं मैं, मिडिल वैल्यू को अपना एज्यूम्ड मीन मान लेता हूं, एक्चुअल मीन नहीं, एज्यूम्ड मीन। तो आप कहेंगे सर एज्यूम्ड मीन से डेविएशन कितने की आएगी, ये मेरा क्या है 25 है, तो यहाँ पे डेविएशन 0, यहाँ पे -10, और यहाँ पे मेरे पास -20, यहाँ पे डेविएशन कितना मेरे पास 10, और यहाँ पे मेरे पास डेविएशन कितना 20, क्या यही है। अब मैं इसमें जो 10 है, बेसिकली 10 क्या होता है, ये क्लास इंटरवल के बराबर ही होता है, 10-10 का इंटरवल है ना, तो मैं 10 को भी कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मैं कहूं भाई D/10, हालांकि H लिखते हैं, तो मेरे पास क्या, ये वाली वैल्यू 2 माइनस का, ये वाली वैल्यू -1, ये 0, ये 1 और ये 2, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेविएशन बाय 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, बात वही है। तो अगर आपको मीन निकालना है तो आप क्या करो, ये यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है, जनरली हम इसे बोलते हैं U क्या होता है मेरे पास, जो एज्यूम्ड मीन होता है, XI में से मैंने अपना एज्यूम्ड मीन को घटाया डिवाइडेड बाय जो मेरे पास H होता है क्लास इंटरवल, वो U से डिनोट करते हैं जनरली इस चीज को। आपको कुछ नहीं करना, इसमें मल्टीप्लाई करा -16, इसको इसमें करा -16, इसको इसमें करा 0, इसको इसमें करा 25, और इसको इसमें करा 17 × 2 = 34, ये आ गया। अब इन सम का क्या कर लो, सम कर लो, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस का 32, ये प्लस का क्या बना 34 बना, तो 2 रह गया, 2 + 25, ये हो गया मेरे पास वैल्यू 27, क्या ये वाली वैल्यू है। तो मेरे पास यहाँ पे D/10 था, तो अगर मेरे को सम ऑफ डेविएशन बताना होता तो आप कहते सर 27 इंटू में 10 कर दो, ये आ गया सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन मिल गया। मीन क्या होता है मेरे पास, एक्चुअल मीन होता है एज्यूम्ड मीन
प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल मीन होता है। तो एक्चुअल मीन कितना होगा इसका, अगर मुझे पूरे डेटा का एवरेज बताना होता तो मेरा एज्यूम्ड मीन मैंने माना था 25, प्लस में मैंने कहा सम ऑफ डेविएशन ये आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, क्या फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 24, 48 और 17, 65, 90। क्या ये 90 आ रहा है? वाह, ये आ गया 90। और यहां से सोल्व करेंगे तो आपको ये 3 मिल जाएगा कट के, और एवरेज आ जाएगा 28। ये मेरा कहलाएगा इसका एवरेज। अब जो आपको फॉर्मूला बताया है क्या आप वो यूज कर सकते हैं? आपको एवरेज मिल गया, आपको इंडिविजुअल वैल्यूज पता है आपकी क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं, है ना। अब इसमें भी हमने फॉर्मूले दो अलग अलग तरीके के पर पढ़े थे निकालने के लिए, तो मैं एक दूसरा फॉर्मूला आप लोगों के लिए कराने जा रहा हूं। जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालने का, ये होता था xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन स्क्वायर। क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करें? इसे और सिंप्लीफाई करके और कैलकुलेशन को बचाने का तरीका हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, मैं कोर्स में भी कराता हूं, ठीक है, अगर आपने क्लासेस देखी है। बट अभी मैं उस पर और ज्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा, वरना आपको बेकार, कभी कभी ऐसा सवाल आता है एग्जामिनेशन में वंस इन अ ब्लू मून, और उसके चक्कर में आप इतना ज्यादा पढ़े और कंफ्यूज हो, फायदा कुछ नहीं है। मीन बेसिक से भी निकाल सकते थे, आपने एवरेज निकाल लिया, बस इतना काम हो गया। अब ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। मेरे को ये वाली वैल्यू 5 के सारे मल्टीपल दिख रहे हैं। आप कहेंगे सर xi पहली वैल्यू मेरी क्या है भाई? 5 का स्क्वायर है ना। और ये कितनी बार आएगा? फ्रीक्वेंसी अगर इसकी 8 है तो आप 5 स्क्वायर को कितनी बार ऐड करोगे भाई? 8 टाइम्स ऐड करोगे, है ना। तो इससे बेटर है कि मैं क्या करूं, यहाँ पे 8 इंटू में 5 स्क्वायर लिख सकता हूं जब मैं ये वाला काम कर रहा हूं, पहली वैल्यू का सम। तो यहाँ पे 8 वैल्यूज के स्क्वायर का सम हो गया ये। अगली 16 वैल्यूज के स्क्वायर का सम क्या होगा? 16 इंटू में 15 स्क्वायर, यही होगा। फिर अगली मेरे पास 24 वैल्यूज के स्क्वायर का सम, 24 वैल्यूज है और हर एक वैल्यू मेरी 25 है, तो 25 स्क्वायर। इनमें 5 स्क्वायर को भी हम कॉमन लेंगे, चिंता मत करो, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर मेरे पास अगली 25 वैल्यूज हैं, हर एक वैल्यू मेरी 35 है, तो 35 स्क्वायर। और मेरे पास अगली 45 है, तो कितनी वैल्यूज है? 17, तो 17 इंटू 45 स्क्वायर। ये सारा मेरे पास क्या हो गया? xi स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। इसमें से हम आगे जाके क्या घटाएंगे? 28 मेरा मीन आया था, तो 28 का स्क्वायर भी घटाएंगे, तो ये मेरा आंसर आएगा। आप देखेंगे इस पूरे में मैं 5 स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं। 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। तो मेरे पास यहाँ पे अगर 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 5 स्क्वायर ही लिखता हूँ सर, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास कितनी है? 9, ठीक है। 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 8 प्लस 16, ये बचेगा 3 स्क्वायर 9, 16 इंटू में 9 प्लस 24 इंटू में 5 स्क्वायर कॉमन, तो 5 स्क्वायर बचेगा 25। यहाँ पे 7 स्क्वायर 49 बचेगा, तो 25 इंटू में 49, और यहाँ पे मेरे पास 9 बचेगा 81, तो 17 इंटू में 81 डिवाइडेड बाय 90। ये सोल्व करना है और आपको अपना आंसर निकालना है। सोल्व करके आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये 90 है, तो मेरे पास 5 स्क्वायर से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बच जाएगी 18 डिनोमिनेटर में। फिर इस सब को पूरा का 5 से काटूंगा तो, और 5 का मल्टीपल कुछ रहेगा, यहाँ पे 18 रहेगा। सोल्व करेंगे, कोई वैल्यू आएगी, उसमें से 28 स्क्वायर को घटेंगे, और सोल्व करके इसका आंसर मेरे ख्याल से 147.67 दे रखा था, ये आपका आएगा। इस कैलकुलेशन को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अलग से कभी क्लास लेके आऊंगा तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में ये चीज बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है जनरली। लेकिन इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, एग्जामिनेशन में टाइम मिले तो ऐसे करें, वरना इस तरीके के सवाल को तो देखा क्लास इंटरवल के अंदर, अगर आपको ये पूछा है ना निकालने के लिए वेरिएंस, छोड़ दो, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट आपका जो एडवांस्ड अप्रोच में सिखा दूंगा आपको तब भी लेगा, और उसे समझने में 1 घंटे की क्लास जाएगी, और उसे रिवाइज करने में, रिपीट करने में आपको और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप यू लर्न, आपको मजा आया क्लास में। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं ऐसी जो मैं इन डेप्थ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, काफी मेहनत भी लगती है, क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ भाई आपको। ये 20 क्वेश्चन कराने में लगभग 2 घंटे चले गए, वरना तो मैं इन 20 क्वेश्चन को अगर मैं स्पीड में कराना चाहता तो मैं आपको ये 1 घंटे में भी करा सकता था, और अगर मुझे इजी क्वेश्चन कराने तो 20 क्वेश्चन 20 मिनट में भी हो जाते हैं, है ना।
लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा, कंसेप्ट आपको सीखने हैं, चीजें ऐसे समझनी है कि आगे भी आप यूज कर पाए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना पाए और आपकी नॉलेज ओवरऑल इंक्रीज हो। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस मैंने बेसिक कंसेप्ट से भी बताए, उसके डायरेक्ट ट्रिक्स जहां बन सकती थी जो आप यूज कर सकते थे एग्जामिनेशन में वो भी बताई। और अगर आपको अभी क्लास पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। बाकी लोगों को रेकमेंड जरूर करिए, क्योंकि आप रेकमेंड करेंगे तभी मैं इस तरीके के सेशंस और लेके आऊंगा, वरना मेरे को कोर्स क्लासेस स्किप करके यहाँ पे आपके लिए यूट्यूब पे क्लासेस बनानी पड़ती हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कोर्स यूजर लिमिटेड होते हैं, यूट्यूब पे ज्यादा लोग दिखते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार बच्चा जो कह रहा है कि इसकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी रह गई, तैयारी पूरी अच्छी कर रखी है उसने, तो उसे यूट्यूब पे करा दो कुछ चीजें जिससे कि उसे एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। और बाकी जो बेसिक से चीजों को सीखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से एक बार ही डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरे कोर्सेज को यूज कर सकते हैं। आपको आरबी एप्लीकेशन पे मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे, हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगी, ठीक है। आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे खाली मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का कोर्स अलग से अवेलेबल है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का, सारी क्लास पीडीएफ शीट्स वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाते हैं, जिससे आपकी एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना है। चलिए आप लोगों से अभी अलविदा लेता हूँ, टेक केयर एंड जय हिंद। आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें, देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।